पार्ट 14 के शुरुआत में दिखाते हैं कि युनसे अपना काम कर रहा होता है और हाइवन उसे पकड़कर बैठी होती है, छोड़ ही नहीं रही होती। अब युनसे को कुछ नीचे से उठाना होता है तो हाइवन के पकड़ने की वजह से वो उठा नहीं पाता और ये देखकर हाइवन हंसने लगती है। अब उसको हंसते हुए देखकर युनसे कहता है कि तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तंग करके, तो हाइवन कहती है मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही। अब युनसे उसको प्यार से देखने लगता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी वहाँ वे युनसे को बुलाते हुए आ जाती है और ये दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं डर कर। अब उन्हें ऐसा करते हुए वे ने भी देख लिया था तो इसलिए वो पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे थे। योंजू भी वे के साथ ही आई होती है। वे योंजू को बताती है कि मैंने यहाँ अभी एक बहुत अजीब सी चीज़ होते हुए देखी और ये सुनकर तो दोनों घबरा जाते हैं। योंजू पूछती है क्या देखा तुमने। वे बताती है कि योंसे और हाइवन कुछ हमसे छिपा रहे हैं। तो योंसे पूछता है क्या छुपाया बोलो। वे कहती है ये दोनों कुछ खा रहे थे, मेरे आते ही छुपा लिया। अब ये सुनकर दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं। फिर योंजू इन दोनों को बताती है कि पता है आज ये सीट खरीदने गई थी साइकिल की, लेकिन शॉपकीपर ने इसे भगा दिया। ये सुनकर वे उसे चुप करवा रही होती है, लेकिन योंजू आगे बताती है कि वे ने गलती से साइकिल की सीट को जो कि $300 की थी उसको $30 का समझ लिया था। ये सुनकर हाइवन हंसने लगती है। फिर वे बताती है कि मैं तो यहाँ योंसे का वॉलेट चुराने आई थी क्योंकि मुझे लगा वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन अब वो यहाँ है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर वे योंजू के साथ चले जाती है और उसके जाने के बाद ये दोनों फिर से लवी डबी होने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे टाउन में एक आदमी आता है जो कि युनसियो के बायोलॉजिकल फादर होता है और वो टाउन के लोगों से युनसियो के अडॉप्टिव डैड का एड्रेस पूछता है। तो वो लोग थोड़ा हैरान होते हुए युनसियो के बायोलॉजिकल फादर से पूछते हैं तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो, क्या कुछ काम है, लेकिन वो आगे से कुछ जवाब नहीं देते। अब ये न्यूज़ पूरा टाउन में फैल जाती है कि युनसियो के डैड को कोई आदमी ढूंढ रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि युनसियो के डैड एक गेम खेल रहे होते हैं उन्हीं आदमी के साथ जिनसे युनसियो के डैड का झगड़ा हो गया था। उसके बाद युनसियो के डैड को भी पता चल जाता है कि कोई आदमी उन्हें ढूंढ रहा है। गेम शॉप का ओनर उन्हें बताता है कि शायद वो युनसियो का। ये सुनकर ये बहुत सदमे में होते हैं। अब रात को योंजू वे का उसके घर के बाहर वेट कर रही होती है और जैसे ही वे आती है तो वो दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं और पास में से ही युनसियो के डैड भी जा रहे होते हैं। वे उन्हें देखती तो है लेकिन पहचान नहीं पाती और युनसियो के बायोलॉजिकल फादर दूर से युनसियो के घर को देख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे हाइवन को दिखाते हैं जो तैयार होकर बुक स्टोर आती है, लेकिन युनसियो तो आगे से सो रहा होता है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और यहाँ हाइवन पहले उससे खेलती है, मस्ती करती है, लेकिन युनसियो तब भी नहीं उठता तो हाइवन युनसियो की फिंगर उसके मुँह में डाल देती है और इस अजीब से टेस्ट से उसकी नींद खुल जाती है। और ये देखकर हाइवन बहुत हंसने लगती है। युनसियो से कहता है कि तुम एक नंबर के शैतान हो। अब नेक्स्ट सीन में युनसियो कॉफी बनाते हुए हाइवन को देख रहा होता है जो कि वीडियो देखते हुए सेलो प्रैक्टिस कर रही होती है और जैसे ही उसकी नज़र युनसियो पर जाती है तो वो पूछती है क्या हुआ। तो युनसियो कहता है अच्छी लग रही हो। तो हाइवन हंसते हुए कहती है क्या। तो युनसियो कहता है कुछ नहीं। फिर हाइवन युनसियो से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ। तो युनसियो शौक होते हुए कहता है तुम बनाओगी। तो हाइवन कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, कम से कम मैं आंट से तो अच्छा ही बनाती हूँ। ये सुनकर युनसियो हंसने लगता है। यहाँ आंट को दिखाते हैं जो खाना बनाते हुए यही सोच रही होती है कि इसका टेस्ट अजीब सा क्यों है। तभी उन्हें युनतेक का कॉल आ जाता है और वो यही कहता है कि तुम्हें अपना नंबर देने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे पूरे दिन मैं तुम्हें ही कॉल करता रहूंगा। मतलब युनतेक ने किसी न किसी तरह आंट का नंबर अरेंज कर लिया था। फिर युनतेक काम की बात पर आते हुए कहता है कि मैंने तो अपना ऑफर दे दिया, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। आंट पहले 2 मिनट सोचती है फिर कहती है करना है। ये सुनकर युनतेक हैरान होते हुए कहता है क्या कहा, फिर से कहो। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। आंट आगे से कहती है तुम कहो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ। ये सुनकर तो वो हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना। तो आंट आगे से कहती है रोना बंद करो और कॉन्ट्रैक्ट मेल कर 2 हफ्ते में। ये कहकर फोन रखने वाली होती है तो युनतेक जल्दी से कहता है अरे रुको फोन मत रखना और बहाना बनाते हुए कहता है कि हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कोरियर से नहीं भेजते। तो ये सुनकर आंट कहती है तो फिर कैसे भेजते हो, कबूतर के पैर पर बांध कर। ये सुनकर वो कहता है कि हमारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों से मिलकर करते हैं, इसलिए मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ लोगों से मीटिंग करने में, लेकिन उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसकी कोई भी मीटिंग नहीं होती। फिर युनतेक कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, मैं बिजी तो रहता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम तुम्हारे लिए निकाल ही लूंगा। लेकिन आंट तो आगे से ट्रेन का टाइम बताने लगती है और कहती है कि ये यहाँ का ट्रेन टाइम टेबल है। ये सुनकर युनतेक हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं वहाँ तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तो आंट आगे से कहती है कि काम तुम्हारा है तुम्हें आना पड़ेगा। ये कहकर डायरेक्ट कॉल कट कर देती है और यहाँ आंट की कन्वर्सेशन हाइवन ने भी सुन ली थी, इसलिए वो पूछती है कि क्या आप बुक लिखने वाली हैं। तो आंट बताती है हाँ मैं बुक लिखने वाली हूँ। तो ये सुनकर हाइवन कहती है कि आपने तो कहा था कि आपको लिखने से नफरत हो गई है, अब आप सही से सोच नहीं पाती, पहले जितनी क्रिएटिव भी नहीं रही हैं, फिर ये लिखने का फैसला क्यों। तो आंट बताती है कि पैसे खत्म हो गए हैं और अब मेरे पास यही रास्ता बचा है और पूछती है कि तुमने कुछ अर्न करना शुरू करा या नहीं, मुझे खुशी होती है अगर ये चीज़ें तुम अपने पैसों से लाती। ये सुनकर हाइवन कहती है कि ये चीज़ें मैंने अपने पैसों से ही खरीदी है। आंट को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। फिर वो हाइवन से कहती है कि स्प्रिंग आने वाला है और याद दिलाती है कि तुमने तो स्प्रिंग में सियोल वापस जाने को बोला था ना। ये सुनकर हाइवन उदास जरूर होती है लेकिन कुछ कहती नहीं। यहाँ दिखाते हैं कि युनसियो के मॉम डैड युनसियो के बायोलॉजिकल फादर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। मॉम कहती है युनसियो के बायोलॉजिकल फादर तो मर गया है ना, शायद ये उसका अंकल हो। डैड कहते हैं हो सकता है, अगर उसका बायोलॉजिकल फादर आ गया तो टाउन में हंगामा मच जाएगा। ये सुनकर मॉम टाउन के लोगों पर गुस्सा करती है कि वो
वो लोग तो बस गॉसिप करते रहते हैं, उन्हें बस गॉसिपिंग चाहिए। अगर हमने एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर भी दिया तो उनको उससे भी परेशानी है। फिर वो डैड से पूछती है कि क्या तुमने पता लगवाया वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। डैड कहते हैं शायद वो ये देखना चाहता है कि उनसे यहाँ खुश है या नहीं। अगर वो आदमी यहाँ नहीं आया है तो शायद वो बुक स्टोर ही गया होगा। मॉम कहती है कि वो इस बार क्यों आया है, पिछली बार जब आया था तो यूनसियो के सारे पैसे लेकर चले गया था। पहले बोलने लगा उसे बोट खरीदनी है, फिर कहने लगा पैर का इलाज कराना है। पता नहीं इस बार कौन सा नया बहाना लेकर आया है। यूनसियो उसे कहाँ से पैसे देगा, वो बेचारा अर्न ही कितना करता है। डैड कहते हैं क्या पता इस बार वो पैसे न मांगे और यूनसियो को ही अपने साथ चलने को बोले। इतने में वे आके बाय कहकर स्कूल के लिए चले जाती है, लेकिन वे ने अपने मॉम डैड की सारी बातें सुन ली थी और उसे कल रात वाला सीन भी याद आता है और यही सोच कर वो स्कूल नहीं जाती। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन वेजिस लेके आ रही होती है और यूनसियो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन यूनसियो के बायोलॉजिकल फादर या अंकल वो यूनसियो से मिलने के लिए वहाँ आ जाते हैं और यूनसियो उन्हें हैरानी से देख रहा होता है और हाइवन उन दोनों को। नेक्स्ट सीन में हाइवन बुक स्टोर के अंदर देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। अंदर यूनसियो उन्हें कॉफी देता है और वो कहते हैं कि हम 5 साल पहले मिले थे, तब तुम फौज में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। यूनसियो कहता है हाँ और पूछता है आप बोट खरीदने वाले थे। वो कहते हैं नहीं खरीद पाया और फोटो दिखाते हुए पूछते हैं ये तुम्हारे पास भी है ना। और इस फोटो में यूनसियो के डैड के साथ एक और आदमी होता है जो कि उन्हीं का भाई होता है, मतलब ये दोनों ट्विंस हैं। यूनसियो भी अपनी फोटो उन्हें शो करता है, दैट मीन्स ये उसके अंकल हैं, डैड नहीं। अंकल कहते हैं दरअसल मैं कहीं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ और वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। यूनसियो समझ जाता है और उन्हें मना करता है तो अंकल रूड वे में कहने लगते हैं कि हमारा खून का रिश्ता है ये मत भूलना, और जब तुम्हारी मॉम बीमार पड़ी तो क्या हमने उनका ख्याल नहीं रखा था। जब आखिरी टाइम आता है तो खून के रिश्ते ही काम आते हैं और जो भी तुमने यहाँ के लोगों से रिश्ते बनाए हैं भूलना मत, वो खून का रिश्ता नहीं है। और यूनसियो के दिमाग में ये बात डाल देता है कि ये सारे लोग पराए हैं। फिर पता चलता है कि वे भी उनकी बातें सुन रही थी और कहती है कि क्या ये हम सबको पराया बोल रहे हैं, लेकिन वे कुछ ठीक से ज़्यादा सुन नहीं पा रही होती है। इतने में हाइवन भी वहाँ आ जाती है तो वे डर जाती है। फिर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं तो वे छुपते छुपाते वहाँ से चले जाती है। यूनसियो हाइवन को बताता है कि मुझे आज कहीं जाना होगा, मैं शायद आज रात तक नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर पहले हाइवन कहती है बिल्कुल नहीं, फिर कहती है पर तुम जाओ। यूनसियो कहता है आज हम साथ में मार्केट जाने वाले थे। तो हाइवन कहती है कोई बात नहीं, मैं अकेले चले जाऊंगी। फिर वहाँ वे आके कहती है रुको यूनसियो, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। यूनसियो उसे देखते हुए कहता है इसे क्या हो गया। हाइवन कहती है तुमने उसे नाराज़ कर दिया। अब वे जल्दी से भागते हुए घर आती है और मॉम को कुछ बताने जाती है। इससे पहले ही मॉम उसे मारना शुरू कर देती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान लगाओ। लेकिन वे मॉम को रोकते हुए बताती है कि यूनसियो यहाँ से दूर जा रहा है, वो अंकल जो यहाँ आए थे वो उसे लेकर जा रहे हैं। तो मॉम कहती है शौक होकर कि वो पैसे लेने नहीं आया था। तो वे कहती है पैसे ले जाते तो अच्छा होता, लेकिन वो यूनसियो को ले जा रहे हैं और कुछ खून के रिश्तों की बात कर रहे थे। डैडी भी इनकी ये बातें सुन लेते हैं और मॉम ये सुनकर बहुत सैड होती है। यहाँ यूनसियो अपने अंकल के साथ जा रहा होता है बस में बैठकर। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बुक क्लब मीटिंग में सुजोंग ने आइडिया दिया था कि हमें एक फ्री मार्केट का इवेंट करना चाहिए। फ्री मार्केट में वो चीज़ें सेल होती है जो अब हमें नहीं चाहिए। हाइवन आइडिया देती है कि हम कुछ बनाकर भी उस मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये आइडिया सबको काफ़ी पसंद आता है। अब प्रेजेंट में ये सब अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। कोई खाने की चीज़ें सेल कर रहा होता है तो कोई हैंडमेड गिफ्ट। जंगू इन सबके पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है और ये सारी प्रिपरेशन जंगू ने ही करी होती है। योंजो यहाँ कैलीग्राफी सेल कर रही होती है। यहाँ हर कोई दूर दूर से फ्री मार्केट में शॉप करने आया होता है। वे बुक्स सेल कर रही होती है लेकिन वह यूनसियो के जाने की वजह से सैड भी होती है। जैसे ही जंगू वहाँ फोटो क्लिक करने के लिए आता है तो वे उसको अपना काम पकड़ाकर बुक स्टोर चले जाती है। अब जंगू उसे बुलाता रह जाता है लेकिन वे नहीं रुकती। अब जंगू से कोई उन बुक्स का प्राइस पूछता है तो जंगू को तो उन प्राइस का पता नहीं होता, इसलिए वो कहता है जितना दे सकती हो दे दो। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन बुक स्टोर में बुक्स सेल कर रही होती है और हर एक बुक के सेक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या आप कॉफ़ी पीते टाइम कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। एक लड़की एग्जाम के स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए बुक मांगती है तो वे उसे लाकर देती है। फिर बाद में वे हाइवन से पूछती है क्या लगता है यूनसियो वापस हमारे पास आएगा, पता है वो हम सबको छोड़कर उन अंकल के साथ जाने वाला है। हाइवन कहती है ऐसा नहीं है, उसने खुद कहा कि वो आज रात तक आ जाएगा। उसने तुम्हारी मॉम को भी कॉल किया था, इसलिए परेशान मत हो। यहाँ यूनसियो और उसके अंकल दोनों बीच पर खड़े हुए बातें करते हैं। अंकल कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, देखो तुम बड़े हो गए हो और उन लोगों ने जो तुम पर एहसान करा है वो भी तुम उतार चुके हो उनके साथ रहकर। लेकिन यूनसियो ने यहाँ कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर अंकल कहते हैं कि तुम्हें बचपन से बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए मैं जब भी तुमसे मिलने आता बुक्स लेके आता था। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूनसियो की मॉम छोटे यूनसियो को बुक में से स्टोरी पढ़कर सुना रही होती है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, अंकल एक बिल्डिंग को दिखाते हुए बताते हैं कि मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली है ताकि तुम यहाँ बुक स्टोर खोल सको। यूनसियो को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। अंकल कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी भर अकेले रहते हैं, जैसे मैं और तुम्हारे डैड, और तुम भी वैसे ही हो, इसलिए मैंने सोचा जब मरते दम तक अकेले ही रहना है तो हम दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब छोटा यूनसियो खेल रहा होता है तो उसकी मॉम डिप्रेस्ड होते हुए बैठी होती है। अंकल कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो किसी के साथ नहीं रह सकते। तुम्हारी मॉम ने कोशिश की लेकिन लास्ट में वो भी हिम्मत हार गई। अकेले रहना हमारे खून में ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ बचे हुए दिन साथ में रहें। लेकिन यूनसियो उनकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और ना ही बताता है कि वो साथ रहना चाहता है या नहीं। और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।
8:15 की शुरुआत में सब लोग बुक स्टोर में इकट्ठा होकर स्टूडेंट्स का वॉयलिन सुन रहे होते हैं और उस म्यूज़िक को सब बहुत शांति से सुन रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, सिवाय वे के जो युनसियो के लिए ही अभी तक परेशान होती है। जंगू यहाँ हाइवन को डिस्टर्ब कर रहा होता है ये कहकर कि ये बच्चे कितना अच्छा बजा रहे हैं, मुझे नहीं पता था हमारे टाउन में इतने टैलेंटेड बच्चे भी हैं, और भी बहुत कुछ बोल रहा होता है। तो योंजू उसे चुप करवा देती है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर सब स्टूडेंट्स का वॉयलिन बजाना पूरा हो जाता है तो योंजू कहती है हाइवन से कि क्या तुम भी हमारे लिए कुछ प्ले कर सकती हो। ये सुनकर सब उसे फोर्स करने लगते हैं कि हाँ तुम भी हमें प्ले करके सुनाओ। हाइवन पहले बहुत मना करती है लेकिन इन द एंड वो प्ले करने के लिए मान जाती है। यहाँ युनसियो को दिखाते हैं जो बस से टाउन वापस आ रहा होता है और वो याद करता है कि हाइवन मुझे पहाड़ पर ढूंढने चले आई थी इतनी रात को और मेरी चिंता कर रही थी और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। और फिर अंकल की बात याद आती है कि इस खून की वजह से हमें मरते दम तक अकेला रहना होगा और इस बात को सोच सोचकर उसके माइंड में बैटल शुरू हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि युनतक आंट से मिलने आ ही जाता है और आंट कॉन्ट्रैक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ रही होती है। युनतक कहता है कि बहुत दिनों बाद मैंने ट्रेन से सफर किया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हम दोनों के बीच ट्रेन में क्या कुछ नहीं हुआ। आंट कहती है कि हाँ पता है और हर बार तुम बहुत रोए, तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और पता नहीं क्या क्या ये सब बोलकर नौटंकी करते थे। तो युनतक कहता है नौटंकी नहीं थी वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए। तो आंट कहती है अच्छा जानती हूँ। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये वाली शर्त मंजूर नहीं है कि मैं बुक में पूरा सच लिखूँ। तो युनतक कहता है काम करो तुम पूरा सच मत लिखना, आधा सच लिखना, वैसे भी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। आंट अभी भी कन्विंस नहीं हो रही होती हैं। तो युनतक कहता है वादा करता हूँ कि नहीं पूछूंगा कि कितना सच लिखा है और कितना झूठ लिखा है। तब जाके आंट कन्विंस हो जाती है। फिर युनतक अपने पास से एक और कॉन्ट्रैक्ट निकालकर आंट को देता है कि अब इस पे साइन कर दो जल्दी से। आंट हैरान होते हुए पूछती है ये क्या है। तो युनतक कहता है जानता था तुम्हें वो शर्त मंजूर नहीं होगी, इसलिए पहले से ही मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर लिया था, इसमें वही लिखा है जो तुम चाहती हो। कमाल का एडिटर हूँ ना मैं। और आंट तो बस उसे देखती की देखती रह जाती है। फिर युनतक ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है जो उसने बाद में निकाला था। आंट भी उसे बताती है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे मैंने एग्री करा था। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है। आंट कहती है कि तुम मुझे ट्रिक कर रहे हो ना। युनतक कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दिखाते हैं कि सफली मार्केट में सेल्स करके बहुत खुश होते हैं और हाइवन की सैलो की बहुत तारीफ भी कर रहे होते हैं और युनसियो को मिस भी कर रहे होते हैं। फिर सब जने जैसे ही क्लीन अप करके जाने लगते हैं तो वहाँ जंगू आके सबको रोक लेता है पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए। पहले तो 2-3 पिक्चर्स बिगड़ जाती हैं, फिर इन द एंड एक अच्छी पिक्चर क्लिक हो ही जाती है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और जंगू हाइवन की हेल्प करवा रहा होता है क्लीन अप करने में क्योंकि उसे सारे इंस्ट्रक्शंस युनसियो देकर गया था। यहाँ दिखाते हैं कि मॉम युनसियो के लिए बहुत इमोशनल होती है और कहती है कि मैं अपने आप से उसे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। जब वो 3 साल हमें छोड़कर चले गया था उसकी रियल मॉम के टाइम पर, तब भी मुझे यकीन था कि वो यहाँ वापस जरूर आएगा। मैंने उसे पाल कर बड़ा करा है, अपने हाथों से खाना खिलाया है, उसकी केयर की है, तो वो कैसे उसके साथ जा सकता है। डैड मॉम को समझा रहे होते हैं कि वो एक स्ट्रेंजर है हमारे लिए क्योंकि वो लास्ट में खून के रिश्ते को ही चूज करेगा। ये सब बोलकर मॉम को रियलिटी समझा रहे होते हैं लेकिन मॉम के लिए ये रियलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और वो डैड को सुना देती है कि क्या युनसियो तुम्हारा बेटा नहीं है तो क्या तुम उसे प्यार नहीं करते। डैड कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मॉम उन्हें भी सुनाकर वहाँ से चले जाती हैं और डैड कुछ नहीं कह पाते। अब डैड जब बाहर आते हैं तो युनसियो बाहर खड़ा हुआ होता है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब युनसियो अपनी रियल मॉम की केयर करने के लिए अपनी अडॉप्टिव फैमिली से 3 साल दूर रहा था, उसकी बायोलॉजिकल मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे। लेकिन युनसियो मन में कहता है आई लव यू मॉम। फिर नेक्स्ट सीन में जब छोटा युनसियो अपनी दूसरी मॉम को एक राइनोसोरस बीटल दिखाता है तो वो बहुत खुश होती हैं और पूछती हैं क्या सच में तुमने ये मेरे लिए पकड़ा। तो युनसियो हाँ कहता है और उनको खुश होते हुए देखकर युनसियो भी बहुत खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में युनसियो बहुत देर से लिटिल वे के पास बैठा होता है और उसे देखे जा रहा होता है। तो मॉम आकर पूछती है पिछले 2 घंटे से इसके पास बैठे हो, क्या तुम्हें ये इतनी प्यारी लग रही है। तो युनसियो कहता है हाँ। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, मॉम युनसियो को लेकर रो रही होती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो दूर न चले जाए उनसे। यहाँ जब वे घर आ रही होती है तो आगे से युनसियो को देखकर गुस्सा होते हुए अंदर चले जाती है। युनसियो उसे बुलाता है लेकिन वो बाहर नहीं आती। फिर युनसियो उसकी साइकिल की सीट चेंज करने लगता है। फिर वे बाहर आके देखती है कि युनसियो कर क्या रहा है और उससे देखते हुए गुस्से में कहती है कि वैसे भी तुम यहाँ से जाने वाले हो, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम मेरी साइकिल को भी हाथ मत लगाओ, जाओ बहुत दूर जाके मजे करो। युनसियो ये सुनकर कहता है कि चाहे मैं यहाँ रहूँ या कहीं और, वैसे भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार तो है ही नहीं। ये सुनकर वे चिल्लाकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब से पैदा हुई हूँ तब से प्यार करती हूँ, या तब से जब मैं पहली बार रोई थी, या तब से जब मैंने दुनिया को पहली बार देखा था, तब से लेके मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है। ये कहते हुए वो बहुत रो रही होती है। युनसियो मन में कहता है प्लीज़ मत रो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आखिर ये बात कहना मेरे लिए मुश्किल क्यों है। और फिर पूछता है क्यों। तो वे रोते हुए कहती है क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मैं जब से इस दुनिया में आई हूँ तुम्हें ही अपना भाई मानती हूँ और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। अब बोलो और क्या सुनना चाहते हो, तुम बहुत बुरे हो, अब जाओ दूर जाकर मजे करो। यह कहकर रोते हुए अंदर चले जा रही होती है। युनसियो पीछे से कहता है काफ़ी एक्सपेंसिव है ये सीट। ये सुनकर वे वापस आ जाती है और पूछती है क्या ये सच में महंगी है। तो युनसियो कहता है हाँ, और ये मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो वे उस सीट को देखकर रोते हुए खुश हो रही होती है और पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए। ये वही सीट होती है जो वे ने $300 की सीट को $30 का समझ लिया था। फिर वे कहती है इससे अच्छा तुम मुझे इतना कैश ही दे देते, इतने में तो मैं बहुत कुछ खरीद सकती थी। तो युनसियो कहता है क्या कहा। ये कहकर हंसने लगता है। तो वे कहती है हंसो मत, तुम कितने बुरे हो, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम हंस रहे हो। फिर उसको हटा के साइकिल ट्राई करके देखती है और वो
चलाते हुए बहुत खुश होती है और उसे देखकर युनसे खुश हो जाता है और वे वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि ये दोनों ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और युनतक पूछता है अगर मैं कुछ पूछूं तो जवाब दोगी? तो आंट कहती है पूछो। तो युनतक पूछता है एग्जैक्ट डेट और टाइम बताते हुए कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था, सिर्फ मैसेज भेज के कि लेट्स ब्रेकअप। मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, ये मत सोचना मेरे अंदर अभी भी तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तब मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से जो हम दोनों अलग हो गए, अब बताओ। तो आंट कहती है मुझे याद नहीं, और वैसे भी इस बात को 10 साल हो गए हैं, मुझे कैसे याद होगा। इतने में ट्रेन भी आने वाली होती है तो युनतक कहता है मैं चलता हूँ और मुझे तुम ड्राफ्ट मेल कर देना। तो आंट कहती है ठीक है अब जाओ क्राई बेबी। फिर युनतक वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आंट हाइवन के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और तब उन्होंने युनतक को लेट्स ब्रेकअप का मैसेज भेजा था। उसके बाद जब आंट घर आती है तो उन्होंने अपनी बहन के हस्बैंड को उन्हें मारते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपनी बहन को बचाते हुए उनके साथ बाहर आती है और जल्दी से दोनों भागते हुए कार में बैठ जाती हैं। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, आंट अभी भी खाली स्टेशन पर खड़े हुए ये सब सोच रही होती है और जैसे ही वो सनग्लासेस उतारती है तो उनकी एक आंख खराब होती है और इसी रीजन की वजह से आंट किसी के सामने अपने सनग्लासेस नहीं उतारती। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी युनसे को सामने से आते हुए देख लेती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। हाइवन पूछती है जो आदमी तुमसे मिलने आया था क्या वो तुम्हारे अंकल हैं? तो युनसे कहता है हाँ। फिर हाइवन बताती है कि वे कह रहे थे कि तुम हम सबको छोड़कर दूर जाने वाले हो, क्या ये सच्चे? ये सुनकर युनसे कहता है स्प्रिंग आते हैं तुम भी तो चले जाओगी। ये सुनकर हाइवन वहीं खड़े होते हुए मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता हमारा आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसी होती है, हमारी स्टोरी में आगे क्या लिखा है। और यही सब सोचते हुए युनसे के साथ जाने लगती है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 16 की शुरुआत में दिखाते हैं कि आंट और युनतक ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। युनतक उससे पूछता है कि उस दिन तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था? तो आंट कहती है हमने बहुत बार ब्रेकअप किया था, कौन सा वाला पूछ रहे हो? तो युनतक टाइम और डेट बताते हुए कहता है वही लास्ट वाला, तुमने मैसेज भेजा था ब्रेकअप का, क्या तुम मुझे उसका रीज़न बता सकती हो? आंट का नाम म्योंग्यू होता है और हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि म्योंग्यू लाइब्रेरी में जैसे ही सो के उठती है वहाँ युनतक आता है और वो उससे कहती है ब्रेकअप कर लेते हैं। ये इनका फर्स्ट ब्रेकअप होता है। फिर जब म्योंग्यू अपने बालों को टाई करते हुए जा रही होती है तो पीछे मुड़कर युनतक से कहती है ब्रेकअप कर लेते हैं। ये इनका दूसरा ब्रेकअप होता है। फिर जब म्योंग्यू खाली क्लास में सो रही होती है तो युनतक उसे उठा रहा होता है। फिर म्योंग्यू फेस उसकी साइड करके कहती है तुम ऐसा स्वेटर कैसे पहन सकते हो जिस पर डॉग बना हुआ हो? ये सुनकर बेचारा अपने डॉग को छुपा लेता है। फिर जब म्योंग्यू झूला झूल रही होती है तो वो युनतक को कहती है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर बेचारा रोते रोते भी उसे झुलाना नहीं छोड़ता। ये इनका तीसरा ब्रेकअप होता है। फिर जब ये दोनों ट्रेन स्टेशन पर खड़े होते हैं तो म्योंग्यू उसे देखकर कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही सीधे होकर चलते हो? ये सुनकर बेचारा उसे चलकर दिखा रहा होता है कि क्या ये सही है, लेकिन फिर भी म्योंग्यू अपना सर पकड़ लेती है कि मैं तुम्हारा क्या करूं। फिर बहुत टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जब युनतक अपनी वर्क प्लेस पर ही सो गया होता है और उठकर मैसेज देखता है कि म्योंग्यू ने फिर उसे ब्रेकअप कर लिया होता है। युनतक पूछता है क्यों? तो म्योंग्यू कहती है कोई रीज़न नहीं है। ये मैसेज पढ़कर फिर से वो सो जाता है। यहाँ म्योंग्यू अपनी हाई स्कूल फ्रेंड से मिलने आई होती है जिसको कैंसर होता है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता जीने के लिए। जितना भी टाइम बचा है सुजंग और म्योंग्यू मिलकर उसका ध्यान रखने के लिए आए होते हैं और सुजंग इमोशनल हो रही होती है तो वो म्योंग्यू को बोलती है समझाओ इसे। म्योंग्यू कहती है इसे समझाना मुश्किल है। फिर वो अचानक सनग्लासेस हटा के अपनी आंखें उनको दिखाती है और वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाती हैं। सुजंग पूछती है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, लेकिन म्योंग्यू अपनी फ्रेंड से पूछती है बताओ अब अच्छा लग रहा है? तो उसकी फ्रेंड हैरान होते हुए पूछती है क्या? म्योंग्यू कहती है लोग कहते हैं दर्द को सिर्फ दर्द काट सकता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है पता नहीं। फिर म्योंग्यू अपने सनग्लासेस वापस पहन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो सुजंग पीछे से आकर उससे पूछती है बताओ तुम्हें क्या हुआ है? पहले आंटी नहीं बता रही होती फिर बता देती है कि उन्हें ग्लूकोमा हुआ है। सुजंग पूछती है क्या तुम हॉस्पिटल गई? तो म्योंग्यू कहती है कि तुम्हें तो पता है मैं कितनी आलसी हूँ। ये सुनकर तो सुजंग उस पर चिल्लाने लगती है तो आंट उसे चुप करवाती है कि हम हॉस्पिटल में हैं और कहती है कि डोंट वरी मेरी आंखें ठीक है और मुझे दर्द भी नहीं है। लेकिन सुजंग तो म्योंग्यू को घसीटते हुए ले जा रही होती है कि हम अभी चेकअप करवाएंगे। तो आंट उसे बता देती है कि मुझे उस आंख से नजर नहीं आता। ये सुनकर सुजंग उन्हें छोड़ देती है और उनके लिए सैड भी फील कर रही होती है। फिर म्योंग्यू कहती है कोई ना, लेकिन मुझे मेरी एक आंख से तो दिखता है ना। ये कहकर चले जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि युनसियो के लिए कॉल आया होता है और वो टेंस नजर आ रहा होता है। कॉल के बाद हाइवन पूछती है क्या हुआ? युनसियो बताता है मकान मालिक की बेटी का कॉल था और वो बोल रही थी कि अगर हमने रेंट नहीं दिया तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर हाइवन शॉक हो जाती है। फिर युनसियो इस प्लेस के ऑनर से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो दूसरे टाउन रहते हैं। युनसियो हाइवन से कहता है कि अगर मैं उनसे खुद बात करने के लिए जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइवन कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि इस ओनर ने तुम्हें ये जगह बिना रेंट लिए दी थी? युनसियो कहता है हाँ, तब ये जगह घर नहीं खंडर थी। अब युनसियो अकेले अकेले जाने लगता है, हाइवन से पूछता तक नहीं। इसलिए हाइवन जल्दी से बुक स्टोर बंद करके उसकी कार में आकर बैठ जाती है और कहती है मैं भी साथ चलूंगी, आज बुक स्टोर बंद रखते हैं। ये सुनकर युनसियो उसे पहले देखने लगता है, फिर खुश होकर कहता है चलो तुम भी साथ चलो। यहाँ दिखाते हैं कि जंगू ब्लाइंड डेट पे आया होता है फोर्सफुली, जो कि उसकी मॉम ने अरेंज की होती है। यहाँ जब ये दोनों सिग्नल पर रुके होते हैं तो हाइवन युनसियो से पूछती है कि उस दिन तुम ट्रेन स्टेशन पर क्या कर रहे थे जब तुमने मुझे वहाँ देखा था, क्योंकि उस दिन तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और उस दिन तो स्कूल की छुट्टी भी नहीं थी, तो तुम स्टेशन क्यों गए थे? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उनसे अपने घर पर सो रहा होता है और एक फ़ोन कॉल की वजह से उठ जाता है। फ़ोन पर उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है जो उसको जुनहो कह रही होती है और पूछती है क्या तुम जुनहो हो? मैं तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है
है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा नाम किम जुनहू है। मुझे लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये कभी नहीं बताया। लेकिन यूनसे कहता है कि मेरा नाम इम यूनसेओब है। फिर उसकी मॉम रोते हुए कह रही होती है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार तुम्हें लास्ट टाइम देख पाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? यूनसे हर रोज़ की तरह स्कूल जा रहा होता है, लेकिन आज वो एंट्रेंस पर ही रुक जाता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हाइवन पूछती है कि क्या तुम अपनी मॉम से मिले? तो यूनसे कहता है नहीं, उस दिन नहीं मिला। मैंने टिकट्स तो खरीदी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मॉम डैड को धोखा दे रहा हूँ यहाँ से जाके, इसलिए मैं नहीं गया। और फिर वहाँ मैंने तुम्हें भी तो देख लिया था। यहाँ दिखाते हैं कि यूनताक योंजून से मिलता है लंच करने के लिए, और वहाँ वो उसे ऑर्डर देती है कि तुम योंग्यू से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। योंजून को यहाँ पहले से पता होता है कि योंग्यो और यूनताक दोनों 20 साल रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और इंडस्ट्री में ये बात हर किसी को पता होती है। इसलिए योंजून सीधे सीधे यूनताक को वार्निंग देती है कि तुम योंग्यो का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, वरना मैं अपनी बुक कहीं और से पब्लिश करूंगी। यूनताक उसे कहता है कि मैं योंग्यो की बुक पब्लिश करके रहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पता करना है। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया है। यूनताक उसे कहता है कि ऐसा कुछ है जो तुम चाहती हो? वो पूछती है तुम दे पाओगे? यूनताक कहता है कि इस टाइम मुझे तुम्हारे जैसे राइटर की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर वो हंसने लगती है। यूनताक कहता है तो बोलो, तुम्हारी नेक्स्ट बुक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सुनकर योंजून अभी उसके साथ लंच करने के लिए बैठ जाती है। फिर यूनताक उसे उसके घर तक छोड़ता है और ये यहाँ सोने की एक्टिंग कर रही होती है। यूनताक कहता है तुम्हारा घर आ गया है, सोने की एक्टिंग बंद करो। ये सुनकर योंजून अपनी सीट बेल्ट हटाकर यूनताक के क्लोज होकर उसे देखने लगती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि योंग्यो आंखें बंद करके कहती है मुझे किस करो, लेकिन यूनताक बहुत नर्वस हो रहा होता है। तब योंग्यो वहाँ से जाने लगती है तो यूनताक उसे रोकते हुए कहता है रुको, मैं कर रहा हूँ। फिर योंग्यो अपनी आंखें बंद कर लेती है तो यूनताक अभी भी बहुत नर्वस हो रहा होता है और फिर उसे देखने लग जाता है। योंग्यो समझ जाती है इससे न हो पाएगा, इसलिए वो खुद ही उसे किस कर लेती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और प्रेजेंट में योंजून यूनताक को किस कर लेती है। यूनताक कहता है अब समझ गया, आखिर तुम्हें चाहिए क्या था? योंजून कहती है कि इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ आंट को दिखाते हैं जो यूनताक की फर्स्ट रिलीज की हुई बुक पढ़ती है और एमवाई डेडिकेटेड टू हर लिखा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि योंसे और हाइवन ओनर के घर पहुंच जाते हैं। ओनर की वाइफ उन्हें टी देते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी दूर तक आने की क्या जरूरत थी, फोन पर ही बात कर लेते। लेकिन यूनसे कहता है मैं आपसे मिलकर बात करना चाहता था। ओनर की वाइफ बताती है कि कुछ दिनों पहले मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ आई थी और उसने देखा तुम्हारा बुक स्टोर काफी अच्छा चल रहा है, तुम काफी अच्छा अर्न कर रहे हो, और कहने लगी कि रेंट लिए बना हम किसी भी स्ट्रेंजर को घर कैसे दे सकते हैं। हाइवन बताती है कि उस दिन हमने फ्री मार्केट इवेंट ऑर्गेनाइज करा था और उसी दिन इतनी भीड़ हुई थी, इसलिए आपकी बेटी को कुछ गलतफहमी हुई होगी। यूनसियो कहता है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इस मंथ से ही रेंट देना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन ओनर यूनसियो से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो यूनसियो को अपने साथ आने को कहते हैं स्टडी रूम में, और वो अपना एंटिक बुक कलेक्शन दिखाकर थोड़ा शो ऑफ करते हैं। फिर वो एक रेयर पोएम बुक यूनसियो को दिखाते हैं जिसको देखकर यूनसियो सरप्राइज होता है और वो उसमें एक पोएम पढ़ता है अ पिच डार्क नाइट। फिर वो ओनर यूनसियो की इस बात से खुश होते हैं कि उसने एक खंडर जैसी जगह को बुक स्टोर में कन्वर्ट कर दिया, और वो यूनसियो से रेंट लेने से भी मना कर देते हैं और अपनी बेटी के इस लालचीपन से बहुत डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। ओनर यूनसियो से कह देता है कि जब तक वहाँ बुक स्टोर है तुम उस जगह को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। फिर ओनर और यूनसियो वापस लिविंग रूम में आ जाते हैं और वहाँ हाइवन ओनर की वाइफ को पियानो प्ले करना सिखा रही होती है और यूनसियो उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि वे जंगवू को उसकी ब्लाइंडेड गर्ल के साथ मिलते हुए देख लेती है और चुपके से उन दोनों की फोटो भी क्लिक कर लेती है। और फिर जंगवू के पास आकर कहती है कि ये मैंने क्या देखा जंगवू, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जंगवू पूछता है अरे लेकिन मेरी गलती क्या है? तो वे उसको फोटो दिखाते हुए कहती है कि पुलिस की जासूसी से बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वे की जासूसी से बचना इम्पॉसिबल है। ये देखकर जंगवू बहाना बनाता है कि वो मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझसे बहुत दिनों बाद मिली थी। तो वे कहती है मतलब तुम जब भी पुरानी दोस्त से काफी टाइम बाद मिलते हो तो ऐसे ही अजीब तरह से मुस्कुराकर हाथ मिलाने लगते हो। फिर जंगवू उस फोटो को डिलीट करने को कहता है लेकिन वे नहीं मान रही होती। तो जंगवू उसे कुछ पैसे देता है लेकिन वे कहती है कि ये बहुत ज्यादा ही कम है। फिर जंगवू थोड़ा और ज्यादा पैसे देता है तो वे अभी भी नखरे कर रही होती है। तो जंगवू वो पैसे वापस रख रहा होता है कि अब मैं नहीं दूंगा। तो फिर वे छीन ही लेती है जितने भी वो पैसे दे रहा था और फिर फोटो भी डिलीट कर देती है। जंगवू पूछता है कि इस टाइम तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। तो वे कहती है कि लंच ब्रेक था इसलिए बाहर आ गई। तो जंगवू कहता है कि इस टाइम तुम्हें कैफेटेरिया में होना चाहिए था। तो वे कहती है कि इस टाइम तो तुम्हें भी अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में होना चाहिए था। जंगवू समझ जाता है कि इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपनी साइकिल उठा के जाने लगता है। तो वे उसकी साइकिल पर बैठकर कहती है कि कितना अच्छा होगा पहले तो मुझे स्कूल छोड़कर फिर अपने ऑफिस चले जाओ। इसलिए बेचारे जंगवू को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन और योंसे कार में बैठे होते हैं। हाइवन फिर से वही ट्रेन स्टेशन की बात करने लगती है और बताती है कि मैं सच में उस दिन मर जाना चाहती थी, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। और योंसे उसके बाद ध्यान से सुन रहा होता है और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 17 की शुरुआत में फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाइवन की मॉम की मर्डर वाली न्यूज़ फैलने के बाद हाइवन इतनी तंग हो जाती है कि वो मरने का सोचती है और उसके बाद वो ट्रेन में बैठकर कहीं जाने लगती है और वो स्टेशन के पास रिवर देख लेती है, इसलिए वो उसी में डूबकर मरने का सोचती है। अब वो रिवर के पास आ तो जाती है लेकिन उसे भूख
भूख लग जाती है तो वो सोचती है क्यों ना मैं खा पी कर मरूं, इसलिए वो खाना खाने बैठ जाती है। अब खाने के बाद उसे नींद आने लगती है तो वो वहाँ झपकी भी ले लेती है। फिर सोचती है ऐसे तो मैं मर ही नहीं पाऊंगी, इसलिए वो उस खाने के पैसे छोड़कर इवन अपना पूरा पर्स रखकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही रिवर में मरने जा रही होती है तो पीछे से आंट आके उसे आवाज़ देते हुए रोक लेती है कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हाइवन और योंसे वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और हाइवन ये सब कुछ योंसे को बता रही होती है और कहती है मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आंट वहाँ कैसे पहुंची। फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है और हाइवन और म्योंग्यू नदी किनारे बैठे होते हैं। आंट कहती है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ मरना है, ठीक है। हाइवन कहती है कि क्या बकवास है। आंट कहती है चलो साथ में मरते हैं, मैं नहीं डरती। ये कहकर मरने जाने भी लगती है लेकिन हाइवन उन्हें चुप करके बिठा देती है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हाइवन बताती है कि बस उस दिन के बाद से ही मेरे मन से मरने का ख्याल अचानक से चला गया। मुझे लगा कि मरने के बाद भी आंट ऊपर जाकर मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर योंसे हंसने लग जाता है और फिर कहता है अच्छा हुआ तुम बच गई, कभी सोचा है मेरा क्या होता बताओ। ये सुनकर हाइवन कहती है एक बात पूछूं, तो योंसे कहता है पूछो। हाइवन पूछती है हमारे बीच प्यार है ना। ये सुनकर योंसे चुप खड़ा रहता है तो हाइवन कहती है चुप क्यों हो गए, है ना हमारे बीच प्यार। तो योंसे कहता है हाँ ये प्यार है। ये सुनकर हाइवन खुश होती है और फिर दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ युनताक म्योंग्यू के घर पर आता है और जैसे ही नॉक करने चाहता है तो म्योंग्यू आगे से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। बेचारा एकदम से डर जाता है और फिर पूछता है तुम्हारी नॉवेल कहाँ तक पहुंची, तुमने कितना लिखा है। तो म्योंग्यू ये सुनकर कहती है कि ऐसे कैसे एडिटर इन चीफ हो तुम, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए 2 दिन नहीं हुए और राइटर के घर आ पहुंचे जानने के लिए कि कितनी नॉवेल लिखी, पागल हो गए हो क्या। युनताक फिर भी हंसते हुए पूछता है पहली लाइन तो लिखी होगी ना। तो म्योंग्यू कहती है हाँ मैंने लिखी तो है, लेकिन तुम इतनी दूर ये पूछने आए हो ये मत बोलना। युनताक कहता है यकीन मानो मैं इतनी दूर यही पूछने के लिए आया हूँ। ये सुनकर आंट वहाँ से बाय कहकर जाने लगती है तो युनताक पूछता है क्या हुआ इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो म्योंग्यू पूछती है तुम सुनियोंग को जानते हो। तो युनताक कहता है वो स्कूल वाली। तो आंट कहती है हाँ वो जल्दी ही मरने वाली है। ये सुनकर युनताक शॉक होता है। म्योंग्यू बताती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और वो इतना फैल गया है कि कीमोथेरेपी पॉसिबल नहीं है और उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं जीने के लिए और इसलिए मैं उसे मिलने जा रही हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है। एक काम करो मुझे वहाँ तक छोड़ दो चलो। तो युनताक कहता है सुनो इतनी दूर तक कार चलाकर आया हूँ, थक गया हूँ, क्या तुम ड्राइव कर सकती हो। तो आंट कहती है नहीं कर सकती, ड्राइव करना छोड़ दिया है मैंने, अब जल्दी चलो। अब जब म्योंग्यू और युनताक साथ में हॉस्पिटल आते हैं तो ये दोनों पूछने लगते हैं क्या बात है साथ आए हो। यहाँ योंसू वैसे पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली का बुक स्टोर है। तो वे कहती है हाँ। फिर वो अपनी साइकिल की सीट की बात करने लग जाती है। योंसू उसे दूसरी साइड फेस करके कहता है कि मुझे तुम्हारे बुक स्टोर में जाना है, अकेले जाना वहाँ मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। और यहाँ वे नीचे बैठकर अपनी न्यू साइकिल सीट उसे दिखाने लगती है। अब योंसू जब इस साइड फेस करता है तो वे गायब होती है। फिर नीचे देखकर वे को कहता है तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वे उसकी बात सुनने लगती है और योंसू उससे पूछता है क्या तुम अपने बुक स्टोर में मुझे ले जा सकती हो। और ये सुनकर उसे योंजू की बात याद आ जाती है कि योंसू को बुक्स पढ़ना पसंद है। ये याद करके वो पागलों की तरह हंसने लगती है। बेचारा योंसू उसे ऐसे देखकर डर जाता है। फिर वे कहती है कि तुम वहाँ बिल्कुल आ सकते हो लेकिन वहाँ आने के लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन और योंसू बुक स्टोर वापस आ जाते हैं और दोनों काम करते हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर हाइवन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ये सुनकर बेचारे के हाथ से सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर हाइवन हंसने लगती है। फिर योंसू बुक्स उठाते हुए पूछता है क्या कहा। हाइवन फिर से अपनी बात को रिपीट करती है और फिर योंसू के हाथ से वही बुक्स फिर से गिर जाती हैं। बेचारे को इतना नर्वस होते हुए देखकर हाइवन हंसने लग जाती है और वैसे ही दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। योंसू बहुत नर्वस होकर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है मैं कर रहा हूँ। उसको ऐसा देखकर हाइवन हंसने लग जाती है और फिर उसे किस करने लग जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि ये सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं और युनताक से कहते हैं कि अब तुम बहुत अच्छे दिखते हो। युनताक कहता है क्या पहले अच्छा नहीं दिखता था। तो आंट कहती है पहले तुम एकदम रोतलू थे, रोते रहते थे। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। उसके बाद आंट अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसी है, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो उनकी फ्रेंड बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं गिर गई थी व्हील चेयर से, आजकल छोटी सी चोट भी लगती है तो इतना बड़ा निशान हो जाता है। और आंट को यकीन दिलाते हुए कहती है कि सच बोल रही हूँ। लेकिन म्योंग्यू को कहाँ यकीन होने वाला था। फिर जब ये दोनों कार में आकर बैठे होते हैं तो म्योंग्यू कहती है यकीन नहीं होता, वो आदमी अभी भी उसे मार कैसे सकता है, बहुत जल्द मरने वाली है वो, और वो उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती, सब कुछ क्यों झेल रही है वो। युनताक यह सुनकर कहता है शायद उसे इस तरह जीने की आदत हो गई होगी, उसने अपनी पूरी लाइफ यही तो देखा है तो आदत हो गई होगी। ये सुनकर आंट हैरान होते हुए कहती है क्या। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाइवन के डैड हाइवन की मॉम का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं और म्योंग्यू बुक पढ़ रही होती है। युनताक यहाँ कहता है कि जब वो इंसान गुस्सा नहीं करता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा केयरिंग इंसान बन जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब हाइवन के डैड और मॉम के बीच लड़ाई हो जाती है तब हाइवन के डैड को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी वाइफ को जानवरों की तरह घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। युनताक यहाँ कहता है कि जब उस इंसान पर गुस्सा हावी हो जाता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके बाद वो हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और उसकी वाइफ हमेशा उसे एक और मौका दे देती है कि ये सोचकर कि वो सुधर गया होगा। म्योंग्यू कहती है लेकिन वो कभी नहीं सुधरता और वो वापस उसे पीटना शुरू कर देता है। जिस इंसान से अपना गुस्सा कंट्रोल ना हो उसके साथ रह के क्या करना। युनताक भी उसकी बात से एग्री करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आंट कहती है कि तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाती, हाइवन को ये सब बड़े होकर देखना पड़ेगा। लेकिन हाइवन की मॉम अलग होने के लिए नहीं मानती। अब ये सब सोचकर म्योंग्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो युनताक को अभी के अभी कार रोकने को कहती है कि मुझे यहीं उतरना है। ये सुनकर युनताक हैरान होते हुए कहता है यहाँ अभी। तो म्योंग्यू कहती है हाँ, और फिर वो खुद वहाँ से जाने लगती है अंधेरे में। इसलिए युनताक उनके लिए कार की लाइट्स ऑन कर देता है ताकि म्योंग्यू अंधेरे में न जाए। और म्योंग्यू ये सब बातें याद करते हुए जा रही होती है कि नहीं छोड़ सकती, कभी कभी तो मारता है जब बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि जंगू के ब्लाइंड डेट के बारे में उसके ऑफिस वालों को भी पता चल गया होता है और वो उसे पूछे जा रहे होते हैं, बताओ ना क्या हुआ, बात बनी कुछ। जंगू ये देखकर हैरान होता है कि इन्हें कैसे पता चला। वो दोनों पूछे जा रहे होते हैं कि क्या तुम्हें वो पसंद आई, दिखने में कैसी थी। जंगू कहता है अब मैं क्या बताऊँ, पहली बार मिला हूँ तो मुझे वो अच्छी इंसान लगी। फिर यहाँ ब्लाइंड डेट का सीन दिखाते हैं जहाँ इनके बीच हॉबीज वगैरह को लेकर बात होती है। जंगू बताता है कि ब्लाइंड डेट ठीक थी। फिर उसकी कलीग पूछती है तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। ये सुनकर उसे युनसल की याद आ जाती है और वो बताता है कि ऐसी जिसकी स्माइल बहुत अच्छी हो और वो बहुत सारा खाना खाती हो। ये सुनकर तो वो दोनों ही कहते हैं कि ऐसी लड़की मिलना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर बेचारा बैठ जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि आधी रात को सुजोंग म्योंग्यो के घर आकर उसे बाहर बुलाकर अपने साथ चलने को कहती है। फिर पता चलता है कि उनकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी और वो दोनों उसका फ्यूनरल अटेंड करने आई होती हैं और उसके फ्रेंड के हस्बैंड को रोते हुए देखकर आंट को वही दिन याद आ जाता है जब हाइवन के डैड हाइवन की मॉम को मार रहे होते हैं और ऐसा करते हुए म्योंग्यो उन्हें देख लेती है। और जब हाइवन के डैड म्योंग्यो को देख लेते हैं तो म्योंग्यो ये सब देखकर चुप नहीं रहती और वो अपनी बहन को बचाने के लिए उन्हें मारने लगती है। और ऐसा करते करते वो सब रूम से बाहर आ जाते हैं और हाइवन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। म्योंग्यो अपनी बहन पर चिल्ला रही होती है कि उसे डिवोर्स दो, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम उस जानवर के साथ रह रही हो। अभी वो ऐसा बोल ही रही होती है तो हाइवन के डैड फिर से आकर म्योंग्यो को मारने लगते हैं और उसकी बहन जब बचाने जाती है तो हाइवन के डैड अपनी वाइफ को भी धक्का दे देते हैं और प्रेस पकड़कर म्योंग्यो को जैसे ही मारने वाले होते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती है और जल्दी से कार की चाबियां उठा के अपनी बहन को लेकर भागने लगती है। हाइवन के डैड अभी भी हार नहीं मानते और उनका पीछा करने लगते हैं। जैसे तैसे ये दोनों बहनें बाहर आकर भागने लगती हैं और कार में बैठकर कार स्टार्ट करती हैं। उतने में हाइवन के डैड वहाँ हॉकी लेकर आ जाते हैं और कार के मिरर को तोड़ना शुरू कर देते हैं और वो कार के आगे खड़े होकर बार बार हॉकी से मिरर को तोड़ने लगते हैं, जिस वजह से दोनों बहनें बहुत जोर से डर जाती हैं और गलती से कार आगे बढ़ जाती है, जिस वजह से हाइवन के डैड की डेथ हो जाती है। और ड्राइवर सीट पर कोई और नहीं बल्कि हाइवन की आंट यानी म्योंग्यो होती है जिन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ का मर्डर कर दिया होता है। म्योंग्यो यहाँ बताती है कि यहाँ से मेरी स्टोरी की शुरुआत होती है और ये मेरी बुक की फर्स्ट लाइन है। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन और युनसो एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। हाइवन कहती है एक बात कहूँ, फिर कहती है कुछ नहीं। युनसो कहता है बोलो तुम्हें क्या कहना था। हाइवन कहती है कुछ नहीं, फिर कभी, ये कहकर उसे हक कर लेती है। यहाँ दिखाते हैं कि आधी रात को युनतेक के टेबल पर म्योंग्यो की बेस्ट सेलिंग ऑथर वाली मैगजीन पड़ी हुई होती है और फिर म्योंग्यो आधी रात को फैक्स से उसकी बुक की पहली लाइन भेजती है जिस पे लिखा होता है मेरी बहन के हस्बैंड को आखिर किसने मारा। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 18 की शुरुआत में हाइवन और हाइवन के डैड के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है क्योंकि हाइवन के डैड ने कभी अपनी वो वाली साइड हाइवन को नहीं दिखाया जो वो अपनी वाइफ को दिखाया करते थे और वो हाइवन के साथ हमेशा वैसे रहते थे जैसे एक डैड को होना चाहिए। कभी कभी वो अपनी वाइफ को भी अपनी स्वीट साइड दिखा दिया करते थे, लेकिन सिर्फ आंट को पता था कि वो आदमी एक नंबर का जानवर है। लेकिन हाइवन की मॉम हाइवन की वजह से उस आदमी को डिवोर्स देने को तैयार नहीं होती। और फिर वही सीन दिखाते हैं जब हाइवन के डैड गुस्से में उन दोनों बहनों को बाहर निकलने को कह रहे होते हैं और कार के मिरर को हॉकी से तोड़ रहे होते हैं, लेकिन म्योंग्यो से गलती से वो कार चल जाती है और हाइवन के डैड की डेथ हो जाती है। फिर हाइवन की मॉम पुलिस को कॉल करते हुए कहती है यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। फिर वो अपने हस्बैंड की सांसें चेक करती है जो कि अब बंद हो चुकी थी। फिर हाइवन की मॉम अपनी बहन को कार से बाहर निकालकर समझा देती है कि वो अब मर चुका है और ये मर्डर मैंने किया है। ध्यान से सुनो, तुम यहाँ से जाओ अपने घर, यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है लेकिन तुम्हारे घर के आसपास है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा से बचकर अपने घर चले जाना। लेकिन हाइवन की आंट तो अभी भी सदमे में होती हैं। हाइवन की मॉम उन्हें उनके शूज़ पहनाकर जल्दी से वहाँ से भगा देती हैं पुलिस के आने से पहले। फिर आंट घर आकर शॉवर में बैठकर बहुत रो रही होती है। फिर कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ हाइवन की मॉम को 7 साल की सजा हो जाती है और आंट भी दूर खड़े हुए हाइवन की मॉम को जाते हुए देख रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाइवन की मॉम ने अपनी बहन के सारे निशान मिटा दिए थे और हर जगह अपने हाथ लगा दिए थे ताकि एविडेंस में भी यही साबित हो कि उन्होंने ही अपने हस्बैंड का मर्डर करा है। हाइवन की मॉम ने आंट को पहले ही कह दिया था कि अगर मैंने आगे से सरेंडर करा तो मेरी सजा भी कम हो सकती है क्योंकि मेरे पास मर्डर करने का सॉलिड रीजन है कि वो आदमी मुझे मारता था, लेकिन अगर तुम सरेंडर करोगे तो हो सकता है तुम्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़े, इसलिए अपना मुंह बंद रखना और हाइवन का ध्यान रखना क्योंकि वो अब अकेली पड़ गई है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हाइवन और युनसो साथ में सो रहे होते हैं और यहाँ फ्यूनरल पर सुनियोंग जो मर गई होती है उसकी बेटी आकर बहुत जोरों से रोने लगती है। सुजेंग उसे देखकर कहती है सबसे ज्यादा बच्चे ही सहते हैं और म्योंग्यो को उसे देखकर हाइवन की कंडीशन याद आ जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि म्योंग्यो की मॉम पूछती है कि अब तुम क्या करोगी, तो म्योंग्यो कहती है कि मैं यहाँ रहकर हाइवन और आपका ध्यान रखूंगी, शायद मैं नॉवेल्स लिखूंगी या कुछ और कर लूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कुछ नहीं कहती लेकिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर म्योंग्यो अपनी बहन से मिलने जेल आई होती है लेकिन वो बहुत रो रही होती है क्योंकि उन्हें इस बात का गिल्ट होता है कि ये सब हालात आज जो भी उसकी बहन के हैं वो उसकी वजह से हैं। लेकिन हाइवन की मॉम कहती है तुम रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम रो मत बल्कि अच्छा सा नॉवल लिखो और अच्छे कपड़े पहनकर कहीं घूमने जाओ और हाइवन का ख्याल रखना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना मत भूलना, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसके बाद जब भी म्योंग्यो को अपनी बहन के लेटर्स मिलते थे उसमें यही लिखा होता था आई एम फाइन। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, म्योंग्यो ये सब याद करते हुए एकदम बच्चों की तरह रो रही होती है और सब उसको ही
लेके जा रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन सो गई होती है और यूनसे उसको अच्छे से कंबल उड़ाकर खुद उसके लिए लव लेटर लिखने बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाइवन छुपते छुपाते घर जा रही होती है तो आंट एकदम से पूछ लेती है कि कहाँ से आ रही हो तुम। हाइवन उनको यहाँ देखकर एकदम से डर जाती है। आंट कहती है कि देखो तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारे मामलों में ज़्यादा बोलूँगी नहीं। फिर हाइवन पूछती है आंट आप कहाँ गई थी, तो आंट बताती कि मेरी एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी और मैंने सुना है तुमने सेलो प्ले करा। मुझे सुजियोंग ने बताया, वो कह रही थी कि सबको बहुत पसंद आया। फिर हाइवन मुस्कुराते हुए कहती है इतना भी अच्छा प्ले नहीं करा। इन्हीं बातों के बाद हाइवन वहाँ से चले जाती है। यहाँ बोयंग को दिखाते हैं जिसने योनसे से वो बुक पढ़ने के लिए ले ली थी और वो उस बुक को देखकर योनसे को याद करती है जब वो उसका क्रश था। आई मीन अभी भी है। यहाँ जंगवू को दिखाते हैं जो रियूनियन की फोटो को देख रहा होता है और पास ही में एक लड़का आके बैठता है, वो भी एक फोटो को देख रहा होता है। दोनों अपनी अपनी फोटो को देखकर खुश हो रहे होते हैं। जंगवू को समझ नहीं आता ये ऐसा क्या देखकर हंस रहा है, तो वो लड़का अपनी फोटो दिखाता है और बताता है कि मैं एक एस्ट्रोनॉमी मैनियाक हूँ जिनको स्टार्स की दुनिया पसंद होती है। और फिर वो लड़का पूछता है आप क्या देखकर हंस रहे थे। जंगवू बताता है कि इस फोटो में जो ये लड़की है मैं उसे देखकर खुश हो रहा था और पता है ये सबसे ज्यादा सुंदर तब लगती है जब ये खाना खाती है और इन दोनों के बीच यही बातें होती रहती है। यहाँ युनताक मियोंग्यू की बुक की फर्स्ट लाइन पढ़कर इतना परेशान हो जाता है कि बार बार मियोंग्यू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो तो यहाँ घोड़े बेचकर सो रही होती है। यहाँ दिखाते हैं वे को जो योंगसू को देखकर बहुत खुश होती है लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। फिर उसके पास आके कहती है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो क्योंकि आज तुम स्कूल ड्रेस में नहीं हो और ये कोट से तो तुम्हारे कंधे और भी चौड़े लग रहे हैं। ये सुनकर योंगसू कहता है मुझे लगा अब तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो वे कहती है हाँ नहीं करती, अब चलो। योंगसू पूछता है तो तुम मेरी तारीफ क्यों कर रही हो, तो वे एग्जाम्पल देते हुए कहती है जैसे मुझे रोज़ पसंद नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ ब्यूटीफुल नहीं है, वैसे ही तुम्हारे ये चौड़े कंधे और काला वाला कोट काफ़ी सुंदर है, इसलिए तुम हमेशा अच्छे दिखोगे। फिर मैं तुम्हें पसंद करूँ या बिल्कुल भी पसंद ना करूँ, समझे या दोबारा समझाऊँ। ये सुनकर तो बेचारा चुप हो जाता है और वे उसको अपने साथ बुक स्टोर ले जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वे बुक क्लब मीटिंग में योंगसू को अपने साथ लेकर आती है तो ये देख योंजू कहती है कि क्या बात है, इसे फंसा लिया तुमने और यहाँ लेके आ गई। वे ये सुनकर उसे चुप करवा देती है और फिर योंगसू को सबसे इंट्रोड्यूस करती है। सब न्यू मेंबर ऐड होने पे बहुत खुश होते हैं सिवाय योंसो के, क्योंकि वो वे का बड़ा भाई जो होता है और योंगसू का वे के साथ आना उसको कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर जंगवू बुक पढ़ना शुरू करता है और यहाँ हाइवन और योंसो के स्वीट से मोमेंट दिखाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं। फिर ये सब जने पोयम को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जंगवू पूछता है योंसो से कि तुम आज बुक स्टोर में कैसे। योंजू बताती है कि ये हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट है और इसे बुक्स बहुत पसंद है और इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। वैसे ये और बात है कि हमारी वे भी इसे बहुत पसंद करती है लेकिन इसे हमारी वे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुनकर तो योंसो को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है और वे बताती है कि वो सब पास्ट था और वैसा कुछ भी नहीं है। जंगवू योंसो से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे पुराने स्कूल दिन याद आ गए। फिर सब इन्हीं बातों को लेकर बैठ जाते हैं कि वे उसे लुक्स वाइज पसंद करती है, हाँ ये हो सकता है, और वे यहाँ सबको समझा रही होते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना वो सब पास्ट था। और योंसो बस गुस्से में योंसो को देखे जा रहा होता है और हाइवन उसे ऐसे देखकर कहती है क्या तुम्हें फीवर है, तो योंसो कहता है नहीं नहीं। अब बुक क्लब मीटिंग के बाद ये सब जाने लगते हैं लेकिन जंगवू को एक कॉल आ जाता है तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर पता चलता है वो कॉल योंसिल का होता है और उसकी आवाज़ सुनते ही जंगवू को तो खांसी आने लग जाती है। फिर अपना गला साफ करके कहता है क्या बात है, आज मुझे कॉल करा। योंसिल बताती है यहाँ एक कॉफ़ी फेस्टिवल होने वाला है और मुझे एक अच्छे बैरिस्टा की ज़रूरत है। जंगवू कहता है क्या तुमने मुझे बस इसलिए कॉल करा। योंसिल कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं किसी और को बोल देती हूँ। जंगवू कहता है नहीं नहीं मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। ये सुनकर योंसिल बहुत खुश होते हुए उसे थैंक यू कहकर कहती है कि मैं एक दिन तुम्हारा ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगी, बाय। ये कहकर कॉल कट कर देती है। जंगवू तो योंसिल के एक फ़ोन कॉल से ही बहुत खुश होता है और उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। फिर यहाँ इन सब में योंसो के टॉप स्टूडेंट को लेकर बात चल रही होती है और योंसो चुप खड़े हुए सुन रहा होता है। फिर अंकल वे से कहते हैं कि तुम तो योंसो के जूनियर हो तो तमीज़ से बात क्यों नहीं करती हो उससे। तो योंसो ये सुनकर कहता है इसे तमीज़ से बात करना आता ही नहीं है। वे भी हंसते हुए कहती है सही कहा। तो अंकल कहते हैं तुम तो मुझसे तमीज़ से बात करती हो। तो वे कहती है अंकल आप ध्यान से सोचिए, अभी तक मैंने जब भी आपसे बात की है क्या मैंने तमीज़ से बात की है। अंकल ये सुनकर कहते हैं हद हो गई। ये सुनकर योंसो हंसने लगता है तो ये देखकर योंजू कहती है अगर तुम्हें वे की बातें अच्छी नहीं लगती तो हंसे क्यों, ऐसा तो नहीं कि तुम भी वे को पसंद करने लगे हो। ये सुनकर बेचारा अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं इसकी हरकतों पर हंसता हूँ, तुम्हें लगता है इसकी किसी भी बात का कोई मतलब होता है। ये सुनकर योंजू भी उसकी बात से एग्री करती है और वे तो अपनी नॉनसेंस बातें यूं ही करती रहती है। यहाँ युनताक रात तक मियोंग्यू को कॉल करता रहता है और फिर फाइनली मियोंग्यू कॉल पिक कर ही लेती है कि बोलो क्या काम है। युनताक कहता है कि ये क्या है यार, ये फैक्स से जो तुमने भेजा है क्या तुम मुझे समझाओगी। तो मियोंग्यू कहती है तुम मेरी बुक की फर्स्ट लाइन जानना चाहते थे ना, तो मुझे लगा मैं लिखकर भेज दूँ। तो युनताक कहता है तुम सच में यही लिखोगी। तो मियोंग्यू कहती है हाँ यही लिखूंगी और तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम नहीं पूछोगे कि मैं कितना सच लिखूंगी और कितना नहीं। अब ये सुनकर तो युनताक फ्रस्ट्रेशन में अपना फ़ोन ही कट कर देता है। यहाँ दिखाते हैं कि जब योंसे हाइवन को घर ड्रॉप कर रहा होता है वॉक करते हुए, तो हाइवन कहती है देखो अब यहाँ अंधेरा नहीं है, लगता है किसी ने लाइट फिक्स कर दी है। और योंसे की तरफ देखते हुए कहती है कि किसने की होगी। योंसे समझ जाता है कि हाइवन जानती है। उसके बाद ये दोनों आगे जाने लगते हैं। हाइवन कहती है सुनो जब आंट सो जाएंगी तो मैं चुपके से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो योंसे कहता है ठीक है। फिर योंसे जब वापस बुक स्टोर आता है तो आगे से बोयंग खड़े हुए उसका वेट कर रही होती है। दरअसल वो बुक लौटाने के बहाने अपना लव कन्फेस कर देती है कि मैं बहुत टाइम तक तुम्हें बहुत पसंद करती थी। तो योंसे शॉक होते हुए कहता है क्या, मुझे पता नहीं था। तो बोयंग पूछती है अगर पता होता तो योंसे कहता है तब भी कुछ नहीं बदलता। तो बोयंग कहती है मैं जानती थी। ये कहकर चले
जाती है, लेकिन बाहर बोयंग जाते हुए बहुत रो रही होती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं इनका हाई स्कूल टाइम, जब हाइवन हर किसी का क्रश हुआ करते थे, इवन योनसेओ का भी। बोयंग कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे आसपास ही थी, लेकिन तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। यहाँ दिखाते हैं कि जंगवू अभी तक योनसेओ से कॉल पर बात करके बहुत खुश होता है और उसी की फोटोज देखे जा रहा होता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जंगवू जब अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए जा रहा होता है, तभी योनसेओ उनके बीच से निकलकर उन्हें सॉरी कहकर चले जाती है और उसी टाइम जंगवू बस उसे देखता का देखता रह जाता है। फिर योनसेओ अपनी फ्रेंड से लेकर कुछ खाने लगती है मजे से, और जंगवू को ऐसे देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या हुआ, तुम तो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। तो जंगवू अभी भी यही कहता है हाँ मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब भी जंगवू बस योनसेओ को देखे जा रहा था और वो यही सोचता है कि खाते हुए कितनी क्यूट लगती है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन योनसेओ की यहाँ जाने के लिए निकल ही रही होती है, तो आंट उसे बुला लेती है। तो हाइवन ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अभी बाहर से अंदर आई हो और डायरेक्ट अपने रूम में चले जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि योनसेओ अपने लैपटॉप में वो सब लिख रहा होता है जो उस दिन ट्रेन स्टेशन पर हुआ। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि योनसेओ ने जब हाइवन को ट्रेन स्टेशन पर खड़े हुए देखा था तो वो उसे थोड़ी सैड दिख रही थी, इसलिए योनसेओ उसके लिए परेशान हो जाता है और वो हाइवन के पीछे जाने लगता है। यहाँ तक कि ट्रेन में भी योनसेओ हाइवन को देखे जा रहा था जो कि रो रही होती है। फिर जिस स्टेशन पर हाइवन उतरती है वहीं योनसेओ भी उतर जाता है और फिर हाइवन के पीछे पीछे जाने लगता है और उसको रिवर के पास जाते देखकर बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि ये सुसाइड करने जा रही है, इसलिए जल्दी से म्योंग्यो को कॉल करके पूरी सिचुएशन बता के यहाँ आने को कहता है। फिर जब हाइवन मरने से पहले यहाँ खाना खाने आई होती है तो योनसेओ बुक पढ़ते हुए उसे दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी बुक में इतना खो जाता है कि तब तक तो हाइवन खा पी के और सो के चले भी जाती है। उसके बाद जब योनसेओ आसपास देखता है तो वो उसे कहीं नहीं दिखती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आंट से कॉल पर पूछता है कि आप कहाँ तक पहुँची। यहाँ आंट कॉल पर कहती है कि बस मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ और पूछती है लेकिन हाइवन इस जगह आई क्यों है, लेकिन योनसेओ को इस बात का कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ योनसेओ रिवर के पास आके भी देखता है लेकिन हाइवन वहाँ भी नहीं होती। यहाँ योनसेओ डर जाता है कि कहीं हाइवन मर न जाए और वो उसे खो न दे, लेकिन योनसेओ जैसे ही आंट की आवाज़ सुनता है जो कि हाइवन को रोक रही होती है रिवर में जाने से, तो वो उसी साइड आकर देखता है और हाइवन को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है और फिर वो उसको आंट के साथ बैठे हुए देखकर खुश होता है और वहाँ से चले जाता है। योनसेओ बताता है कि ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था साथ में। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, योनसेओ ये सब लिख ही रहा होता है तो हाइवन वहाँ अचानक आ जाती है और उसको ऐसे देखकर योनसेओ जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। उसको ऐसे देखकर हाइवन पूछती है तुम क्या कर रहे थे, तो योनसेओ कहता है कुछ नहीं। तो हाइवन कहती है कुछ छुपा रहे हो, तो योनसेओ कहता है नहीं ये बस एक ऑनलाइन ऑर्डर है। तो हाइवन कहती है फिर तो मैं देख ही सकती हूँ, लेकिन योनसेओ तो अपना लैपटॉप खोलने ही नहीं देता, इसलिए हाइवन रूठ जाती है, लेकिन योनसेओ उसे एनीहाउ मना ही लेता है। फिर वो बाहर आके उसे लकड़ियाँ काटना सिखा रहा होता है कि इसे ऐसे करते हैं, लेकिन उसे ठीक से लकड़ियाँ नहीं कटती। फिर हाइवन कहती है मैं ट्राई करूँ, और जब हाइवन ट्राई करती है तो उसे ठीक से लकड़ियाँ कट जाती है। उसे देखकर योनसेओ उससे पूछता है कैसे किया, तो हाइवन कहती है जैसे तुमने सिखाया था। तो योनसेओ कहता है तुमने काफ़ी अच्छा किया। फिर हाइवन उससे कहती है कि अब तुम करो। तो योनसेओ कहता है ठीक है, पहले मैंने दिखाया क्या नहीं करना चाहिए और मैं दिखाऊंगा क्या करना चाहिए। तो हाइवन धीरे से कहती है यही तो देखना है। फिर जब योनसेओ ट्राई करने जाता है तो अब भी उससे नहीं होता, इसलिए वो हार मानकर एम्बेरस होकर अंदर चले जाता है और हाइवन पीछे से उसे बुलाती रह जाती है कि क्या हो गया योनसेओ। यहाँ दिखाते हैं कि बोयंग पहाड़ पर जा रही होती है और एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब बोयंग की मॉम और उनकी पड़ोसी बात कर रहे होते हैं कि एक लड़की पहाड़ पर खो गई है और योनसेओ और पुलिस और रेस्क्यू टीम मिलकर उसे बचाने गए हैं, लेकिन सिर्फ योनसेओ ही है जो उस लड़की को बचा सकता है क्योंकि वो पहले भी पहाड़ पर रह चुका है। और ये सब बातें बोयंग बड़े ध्यान से सुन रही होती है और यही सब सोचते हुए बोयंग पहाड़ पर आ जाती है इस उम्मीद में कि योनसेओ उसे बचाने आएगा। यहाँ योनसेओ और हाइवन बाहर बैठे होते हैं और हाइवन कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अब बताओ मेरा क्या होगा। ये सुनकर योनसेओ स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ बोयंग मन में कहती है कि मैं बस चाहती हूँ तुम एक बार मेरी फीलिंग्स को समझो। ये सब सोचकर योनसेओ को कॉल कर देती है, लेकिन योनसेओ का फोन तो ऊपर पड़ा होता है उसके रूम में और योनसेओ नीचे हाइवन के साथ होता है जो कि उसे जिद कर रही होती है कि मुझे ये करना है, लेकिन योनसेओ नहीं मानता और कहता है कि मुझे नहीं करना। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 9-10 के शुरुआत में दिखाते हैं कि बोयंग पहाड़ पर खड़ी होती है। फिर फ्लैशबैक में उसी के साइड से स्टोरी दिखाई जाती है कि जब वो स्कूल की छुट्टी होने पर जाने लगी थी तब वो विंडो को ओपन हुए हुए देख लेती है जिसमें से बारिश का पानी अंदर आ रहा था, लेकिन जब बोयंग ऊपर वाली विंडो को बंद करने जाती है तो उसका हाथ नहीं पहुंचता। तभी वहाँ योनसेओ आके उस विंडो को बंद करके चले जाता है और बोयंग तो उसे देखती की देखती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब बोयंग भीगते हुए घर जा रही होती है क्योंकि उसने अपना येलो छाता हाइवन को जो दे दिया था, अब उसको भीगते हुए देख योनसेओ अपना छाता उसको देते हुए चले जाता है बारिश में भीगते हुए। तब भी बोयंग उसको देखती की देखती रह जाती है और यही सब सोचकर बोयंग योनसेओ को कॉल कर रही होती है, लेकिन योनसेओ हाइवन के साथ होता है और हाइवन उसके हाथ पर उसके डॉग वाली ड्राइंग बना रही होती है। योनसेओ कहता है इसकी टांगे इतनी लंबी क्यों है, तो ये सुनकर आगे से हाइवन उसे देखने लग जाती है। अब उसको ऐसे देखते हुए देखकर योनसेओ कहता है क्योंकि तुम्हारा डॉग ऐसा ही तो दिखता है। ये सुनकर हाइवन फिर से अपनी ड्राइंग कंटिन्यू रखती है। यहाँ बोयंग का जब कॉल योनसेओ नहीं उठाता है तो वो बुक स्टोर वाले नंबर पर कॉल करती है और यहाँ योनसेओ हाइवन के लिए हॉट चॉकलेट
चॉकलेट बना रहा होता है और जैसे ही फ़ोन उठाता है तो बोयंग कहती है मैं बोयंग बोल रही हूँ, मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं पहाड़ पर खो गई हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर आकर बचा सकते हो? प्लीज़ मुझे बचा लो, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं यहीं पर रहूँगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब युनसे उसकी बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है। हाइवन उससे पूछती है क्या हो गया? युनसे कहता है बोयंग का कॉल था, कह रही थी पहाड़ों में कहीं फंस गई है, मदद के लिए बुला रही थी, जाना पड़ेगा, मैं उसे लेके आता हूँ, ठीक है? लेकिन हाइवन कहती है मैं उसे लेके आती हूँ, उसे वापस लेने मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये सुनकर युनसे हैरान होते हुए कहता है लेकिन तुम वहाँ कैसे जाओगी? तो हाइवन कहती है मुझे मत रोको, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर चली जाती है और युनसे उसे रोक भी नहीं पाता। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन को थोड़ी देर चलने के बाद बोयंग मिल ही जाती है जो सामने से आ रही होती है और बोयंग का मुंह देखकर हाइवन कहती है क्या हुआ? मुझे युनसे की जगह देखकर तुम्हें दुख हो रहा है? मदद तो ऐसे मांग रही थी जैसे चोट लग गई हो, खुद भी तो पहाड़ से उतर सकती थी वैसे ही जैसे मैं बहुत आसानी से चलकर यहाँ आ गई हूँ। बोयंग कहती है सही कहा, मुझे दुख है युनसे यहाँ नहीं आया। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बोयंग युनसे का कॉन्टैक्ट देख रही होती है। फिर जैसे ही काम खत्म करके घर जाने लगती है तो युनसे को कैफे में बैठे हुए देख लेती है और बुक पढ़ने के बहाने युनसे से बात करने के लिए आ जाती है। बोयंग यहाँ बताती है कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है। नेक्स्ट डे बोयंग शॉप पर टुलिप्स वाले फ्लावर खरीदती है जो कि लव कन्फेशन करने के लिए होते हैं। फिर बोयंग बताती है कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है और तुम्हें नहीं पता कि मैंने आज तक कितनी मेहनत की है। और फिर वही सीन दिखाते हैं जब युनसे उस बुक की स्टोरी बोयंग को सुना रहा होता है और बोयंग यहाँ बताती है कि तुम्हें पता है मैं जो कर सकती थी वो सब कुछ किया। ये सब बातें वो हाइवन को बता रही होती है। हाइवन गुस्से में पूछती है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? जब तुमने इतने सालों में कुछ नहीं करा तो अब क्यों कर रही हो? तो बोयंग कहती है क्योंकि मैंने अब तक जो भी करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक के बाद एक कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक फ्लैशबैक और दिखाते हैं जब बोयंग को कई बार चांसेस मिले युनसे को अप्रोच करने के, लेकिन पहली बार में जब वो युनसे को अपने साथ ले गया और दूसरी बार जब युनसे मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी करके आया था अपने होम टाउन तब उसे वे वहाँ से ले गई और बोयंग को बात करने का चांस ही नहीं मिला। और तीसरी बार तब जब युनसे ने बुक स्टोर को ओपन करा था तब भी बोयंग को उससे बात करने का मौका तक नहीं मिला, वो बस उसे दूर से जाते हुए देख रही होती है। और ये सब वो हाइवन को बताते हुए कहती है कि इसलिए मैं आज तक कुछ नहीं कर पाई और उसे अपने मन की बात बता नहीं पाई। फिर अचानक मुझ में हिम्मत आ गई तुम्हें देखकर। ये सुनकर हाइवन हैरान होते हुए कहती है क्या? बोयंग कहती है जब तुम यहाँ आई तो मैं तुम्हें देखकर घबरा गई और हिम्मत आ गई, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बनकर तुम्हें परेशान करना चाहती थी। ये सुनकर हाइवन शॉक होती है और कहती है क्या कहा तुमने? ये सुनकर बोयंग कहती है कि शायद तुम भूल गई हो, कभी तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। बोयंग उस टाइम की बात करती है जब हाइवन युनसे के साथ बैठी होती है और जैसे ही युनसे बोयंग को उसकी तरफ देखते हुए नोटिस करता है तो बोयंग जल्दी से आगे की तरफ देखने लग जाती है, लेकिन बोयंग को इस बात का बहुत बुरा लगा था। नेक्स्ट सीन में जब बोयंग की फ्रेंड उसे बुलाने आती है तो बोयंग रो रही होती है। उसकी फ्रेंड उसको रोते हुए देखकर समझ जाती है और कहती है कि तुम्हें उन दोनों को साथ बैठा देखा इसलिए रो रही हो ना। ये सुनकर तो बोयंग और भी रोने लगती है। उसकी फ्रेंड हाइवन के बारे में और भी कहती जाती है कि उसने युनसे को फंसा लिया, मुझे तो वो लड़की पहले दिन से ही पसंद नहीं थी वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर हाइवन कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। बोयंग कहती है तुम जानती थी मैं युनसे को पसंद करती हूँ और फिर भी तुमने उससे क्लोज होने की कोशिश की? तो हाइवन कहती है कि कभी नहीं की, जब तुमने मुझे बता दिया था कि तुम युनसे को पसंद करती हो तो मैं उसके करीब जाने की कोशिश क्यों करती? मैं ऐसी नहीं हूँ, इसलिए आज भी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, शायद तुम ही मुझे समझा सकती हो कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। बोयंग ऐसा क्या हुआ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्ती मेरी दुश्मन बन गई? बोयंग ये सब सुनकर बस चुप खड़ी रहती है और सोच में पड़ जाती है। इतने में हाइवन को युनसे का कॉल आ जाता है। हाइवन आगे से कहती है कि मुझे वो मिल गई है, बस मैं उसे लेकर नीचे आ रही हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है और बोयंग से कहती है मेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये कहकर जाने लगती है और फिर बोयंग भी उसके पीछे जाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज वे बहुत खुश होकर स्कूल जा रही होती है क्योंकि उसे योंगसू से अपनी शर्त जो पूरी करवानी थी। योंगसू कहता है शर्त में जो भी मांगना है जल्दी मांगो, तो वे भी उसके कान में अपनी शर्त बता ही देती है। ये सुनकर तो वो उसे देखता का देखता रह जाता है। उसको इसे देखकर वे पूछती है क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है सीनियर? तो योंगसू कहता है हाँ। तो वे कहती है फिर तो तुम बुक क्लब को भूल ही जाओ, वैसे भी ये कुछ खास नहीं है। अब ये सुनकर तो योंगसू को न चाहते हुए भी वे की शर्त माननी पड़ती है। यहाँ दिखाते हैं युनतेक को जो म्योंग्यू से मैसेजेस पर लगा होता है। इतने में वहाँ योंगजुन भी आ जाती है जो कि उसी के साथ लंच करने के लिए आई होती है और कहती है सुना है आजकल तुम म्योंग्यू से कुछ ज्यादा ही मिल रहे हो, लेकिन वो तो यहाँ से दूर रहती है ना, काश तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा दूसरा और कोई नहीं होता, फिर चाहे वो राइटर हो या कोई औरत। ये सुनकर युनतेक हैरान होते हुए कहता है क्या? योंगजुन कहती है काश तुम्हें उसकी चिंता न होती, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसकी बुक पब्लिश ना करो, तुम उसे बिना मिले भी उसकी बुक को पब्लिश कर सकते हो, इसलिए तुम उससे मिलना बंद कर दो और सिर्फ उसकी बुक पब्लिश करो। तुम्हें नहीं लगता ये सही रहेगा? यहाँ युनतेक बस उसकी बातें सुने जा रहा होता है, लेकिन अभी उसका पूरा ध्यान तो म्योंग्यू के मैसेजेस पर होता है जो कहती है मैंने सब कुछ सच लिखा है। युनतेक उससे पूछता है ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ योंगजुन को लगता है कि युनतेक ने उसे कहा, इसलिए वो कहती है आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें वो मुझसे बेहतर राइटर लगती है या फिर मुझसे ज्यादा सुंदर? वैसे वो लड़कों के मामले में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पता है उसके बारे में क्या र्यूमर्स हैं? अब र्यूमर्स का सुनते ही युनतेक उसकी बात पर ध्यान देने लगता है। योंगजुन बताती है कि जब वो बहुत फेमस हो रही थी एज अ ऑथर तब वो सब कुछ छोड़कर गाँव चले गई थी, पता है क्यों? यहाँ म्योंग्यू का मैसेज आता है कि जो भी लोग मेरे बारे में बोलते हैं वो सब सच है। यहाँ योंगजुन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कि उसका अफेयर उसकी बहन के हस्बैंड के साथ था और इसलिए उसकी बहन ने अपने हस्बैंड की जान ले ली थी। यहाँ म्योंग्यू का मैसेज आता है उनकी बात मान लो, लेकिन युनतेक को अभी भी यकीन नहीं आता और वो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वहाँ से उठकर अचानक चले जाता
जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युनताक अपने मैसेज वाला ब्रेकअप का रीजन पूछने म्योंग्यो के पास आता है, लेकिन म्योंग्यो उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रही होती। युनताक उससे कहता है एटलीस्ट इतना तो बता दो प्रॉब्लम क्या है, पर म्योंग्यो उसे तब भी कुछ नहीं बता रही होती और कहती है कि अच्छी लाइफ जीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और एक हैप्पी लाइफ जीना जिसका तुम हमेशा से सपना देखते हुए आ रहे हो। लेकिन ये सुनकर युनताक रोने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक रहा होता है, लेकिन म्योंग्यो भी अपना हाथ छुड़वाकर उसे गुस्से में देखते हुए जाने लगती है। युनताक पीछे से कहता है मुझे ये सब तुम्हारे साथ चाहिए, मेरा सपना तुम्हारे साथ जुड़ा है, और रिंग पहनाते हुए कहता है कि मैं अपना सपना तुम्हारे साथ ही पूरा करूंगा। म्योंग्यो पहले तो वो रिंग देखने लगती है, लेकिन फिर वो रिंग उतारकर उसे वापस देते हुए कहती है ये नहीं हो सकता और वहाँ से चले जाती है। म्योंग्यो के लिए ये सब करना मुश्किल था क्योंकि वो युनताक से ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। यहाँ दिखाते हैं कि उनसे सो रहा होता है और हाइवन उसे प्यार से देखे जा रही होती है। फिर वो उसके फॉरहेड पर किस करती है और जैसे ही लिप्स पर किस करने जाती है तो युनसे उठ जाता है। तो हाइवन एकदम से पीछे हो जाती है कि मैंने तुम्हें उठा दिया। तो युनसे उठ के उसकी तबीयत के बारे में पूछता है कि कहीं तुम्हें सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई ना। तो हाइवन कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर युनसे पूछता है सामान वगैरह रख दिया। तो हाइवन कहती है हाँ रख दिया। तो युनसे उससे शाबाशी वगैरह देके वापस सो जाता है। ये देखकर हाइवन पूछती है अरे क्या तुम फिर से सो रहे हो। तो युनसे कहता है हाँ तुमने सही कहा। तो हाइवन कहती है तुम्हें तो इंसोमेनिया है ना, या फिर तुमने झूठ कहा था। तो युनसे कहता है नहीं इंसोमेनिया तो मुझे है, पर प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। तो हाइवन कहती है इतनी देर से तो सो रहे हो और कितनी देर सोओगे। अब हाइवन उसे अलग अलग तरीकों से उठा रही होती है और युनसे नहीं उठ रहा होता। एक बार तो वो उठ भी जाता है लेकिन फिर सो जाता है और इन दोनों का यूं ही चलता रहता है। यहाँ दिखाते हैं कि जंगू युनसे का वेट कर रहा होता है क्योंकि आज वो सिटी से टाउन आने वाली थी, और जैसे ही युनसे आ जाती है तो जंगू ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था। युनसे उसे कहती है क्या बात है तुम्हारी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। फिर वो जाते हुए एक फ्लावर शॉप देखती है और उसे वहाँ पर रोजेस पड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और जंगू को याद दिलाते हुए कहती है पहले तुमने भी मुझे ऐसे ही रोजेस दिए थे, सही कहा ना। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहता है क्या। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जंगू युनसे के लिए व्हाइट रोजेस लाया होता है। ये देखकर युनसे उसे कहती है क्या तुम ये देखकर मुझे प्रपोज करोगे। तो जंगू अपना पूरा इंट्रो देते हुए कहता है हाँ। तो युनसे कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ। ये सुनकर जंगू को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता और वो प्रपोज करते टाइम नर्वस भी खड़ा हुआ होता है। युनसे इन व्हाइट रोजेस को देखकर कहती है कि तुम तो सीधे साधे पढ़ाकू लड़के हो है ना। तो जंगू कहता है हाँ सही कहा। युनसे आगे से बताती है कि बड़े अफसोस की बात है, आज दोपहर लंच टाइम में मुझे एक लड़के ने प्रपोज कर दिया और मैंने हाँ भी कह दिया। ये सुनकर जंगू सैड हो जाता है, बेचारा रिजेक्ट जो हो चुका था। युनसे कहती है सॉरी तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। फिर वो उसके बुके में एक लेटर देखकर कहती है कि ये क्या है। तो जंगू कहता है कुछ नहीं है बस एक पेपर है, लेकिन युनसे फिर भी उस लेटर को उठा लेती है और जंगू उसे पढ़ने से मना किया जा रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे वापस रख दो। युनसे उसे कहती है मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ लेकिन मैं इसे पढ़ूंगी जरूर। ये सुनकर जंगू घबरा रहा होता है। फिर युनसे चिल्लाकर कहती है दोस्तों मैंने रिजेक्ट कर दिया है। ये कहकर युनसे वो लेटर भी अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाती है। लेकिन रिजेक्शन का सुनकर तो पता नहीं बच्चे कहाँ से निकलकर जंगू पर हंस रहे होते हैं कि युनसे ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर तो जंगू शॉक हो जाता है कि ये सब कहाँ से टपक पड़े, और फिर वो अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चले जाता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, जंगू अपने एम्बेरेस मोमेंट को याद करते हुए पूछता है कि अगर उस लड़के ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया होता तो युनसे कहती है फिर भी मैं तुम्हें रिजेक्ट ही करती। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 20 के शुरुआत में जंगू अपना एम्बेरेसिंग मोमेंट याद करते हुए युनसे से पूछता है कि अगर उस लड़के ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया होता तो युनसे कहती है फिर भी मैं तुम्हें रिजेक्ट ही करती, क्योंकि उस टाइम तुम मेरे टाइप के नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। उस टाइम मुझे बैड बॉय टाइप के और रफ एंड टफ बॉयज ज्यादा पसंद थे। तो जंगू कहता है अच्छा। फिर युनसे कहती है सुना है तुम्हें कमाल की जगह जाने वाले हो। तो जंगू पूछता है मैं जा रहा हूँ। तो युनसे कहती है हाँ और मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ, बहुत मजा आएगा। तो जंगू पूछता है लेकिन मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो युनसे कहती है देखते जाओ मैंने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ है। ये कहते हुए जाने लगती है। फिर जंगू भी उसके पीछे चले जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि बोयंग की मॉम से मिलने उनकी वही नेबर आती है और गॉसिपिंग करने लगती है कि वॉलनट हाउस में रहने वाली वो म्योंगजू है ना, वो वापस आई थी जिसने अपने हस्बैंड की जान ले ली थी। कितनी गलत बात है ना, वो अपने हस्बैंड को मारने के बाद टाउन में कैसे वापस आ सकती है। इसी तरह की बातें वो दोनों आपस में कर रही होते हैं। बोयंग भी ये सब बातें ध्यान से सुनने के बाद वहाँ से बाहर आ जाती है और हाइवन की बात याद करती है कि उसने भी इस पर भरोसा करके ये बात बताई थी, लेकिन बोयंग ने उसका भरोसा तोड़ दिया। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन जो बुक्स का काम करने लैपटॉप पर बैठी होती है तो वो उसमें बुक स्टोर जनरल देख लेती है जिसमें युनसे ने आज तक की सारी फीलिंग्स लिखी होती है हाइवन के लिए, और हाइवन उसको पढ़ने के लिए बैठ जाती है। और यहाँ युनसे को पता भी नहीं होता कि आज उसके क्या क्या राज हाइवन के सामने खुलने वाले हैं। फिर जैसे ही युनसे उठता है तो हाइवन को आवाज़ें देने लगता है और नीचे आकर उसको अपना दिल का हाल पढ़ते देखकर जल्दी से अपना लैपटॉप छीन लेता है। हाइवन पूछती है आयरन में ही हूँ। वे नहीं है मतलब वो किचन भी मैंने ही तुम्हें दिया है। तो युनसे जल्दी से कहता है नहीं तो, और सच बताओ तुमने कहाँ तक पढ़ा। लेकिन हाइवन नहीं बताती और किचन की बात करने लगती है कि उस पर जो गुड नाइट आयरन लिखा है वो। ये सुनकर युनसे जल्दी से कहता है नहीं, वो एक गाने की लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है। तो हाइवन पूछती है आयरन नाम क्यों रखा। तो युनसे कहता है क्योंकि वो किचन तुमने मुझे दिया था। हाइवन चालाकी से युनसे के मुँह से सच बुलवा ही लेती है और कहती है मुझे नहीं पता था, तुम हमारी सारी बातें लिख रहे हो, क्यूट हो। युनसे उससे पूछता है हाइवन सच सच बताओ तुमने कहाँ तक पढ़ लिया। तो हाइवन कहती है पता नहीं। फिर बताना शुरू करती है कि बचपन में
जो बच्चा कीड़ा लेके आया था वो तुम थे ना? तो युनसे कहता है उस वक्त मुझे लगा था तुम एक लड़का हो। तो हाइवन कहती है क्या, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? तो युनसे कहता है तुमने अपने बाल हैट में छुपा रखे थे। ये सुनकर हाइवन हंसने लगती है, फिर पूछती है कि ये बताओ तुम हमारे घर पर सोने क्यों आए थे? तो युनसे बताता है कि वे की तबीयत खराब हो गई थी और मॉम डैड उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए थे और मैं अकेला था। इसके आगे हाइवन कहती है और मुझे देखकर तुम्हें फिर से प्यार हो गया क्योंकि मैं परी की तरह लग रही थी, है ना? वैसे तुम बहुत फनी हो। यह कहकर हंसने लगती है। युनसे कहता है सब पढ़ लिया ना? तो हाइवन कहती है सब नहीं पढ़ा है, बस इधर उधर से देखा, लेकिन इसकी वजह से मुझे वो रिवर वाला राज पता चल गया आज। मानना पड़ेगा तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट थी, तुमने ही मेरी आंटी को फोन किया था ना। अब सारे राज हाइवन के मुंह से सुनते देखकर तो युनसे शर्म के मारे अपना मुंह छुपाकर रोने ही लग जाता है। तो हाइवन कहती है रो मत, अब तुम्हें नहीं चुड़ाऊंगी, मुंह बंद बस। और उसे ऐसा कहकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन युनसे नहीं उठता। तो हाइवन वही लाइन कहने लगती है उस दिन आयरन ने मुझसे पूछा। ये सुनकर तो युनसे जल्दी से उठकर कहता है चुप हो जाओ, लेकिन हाइवन तो बोले जा रही थी। तो युनसे जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और हाइवन को उसके मजे लेके बहुत मजा आता है। यहाँ दिखाते हैं युनतेक को जो खास म्योंग्यू से मिलने आता है। म्योंग्यू उसे देखकर पूछती है यहाँ दोबारा क्यों आए हो? और कहती है देखो मेरी आंखें कमजोर हो गई और हिम्मत भी नहीं बची है, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। ये कहकर जाने लगती है। तो युनतेक उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारी बालों से हमेशा उस शैम्पू की खुशबू आती थी जो मेरी मॉम यूज किया करती थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब युनतेक म्योंग्यू को देखता रह जाता है जब वह अपने बालों को टाई कर रही होती है। और युनतेक कहता है तुम्हारी आंखों का कलर जो रेन स्टॉर्म आने से पहले की शाम के जैसा नजर आता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सुनकर म्योंग्यू कहती है तुम क्या सुनना चाहते हो? तो युनतेक कहता है पूरा सच। तो म्योंग्यू कहती है लोग कहते हैं मेरी बहन ने अपने हस्बैंड को इसलिए मारा क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर था। तुम चाहो तो इस पर विश्वास कर लो, लेकिन इन बातों से सच नहीं बदलेगा। चाहे मेरा उस आदमी के साथ अफेयर था या नहीं, वो अब मर चुका है। चाहे मेरी बहन ने उसे मारा हो या ना हो, उसे जेल तो जाना ही पड़ा, और चाहे वो जेल गई हो या ना हो, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें सच पता हो या ना हो? तो युनतेक कहता है मुझे फर्क पड़ता है। तो म्योंग्यू कहती है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो युनतेक कहता है अच्छा ठीक है, अगर ये र्यूमर सही भी हैं तो तुम मुझे बस इतना बोल दो कि ये झूठ है, कम से कम तुम मुझ पर इतना एहसान तो कर ही सकती हो। तो म्योंग्यू कहती है सॉरी, मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। तो युनतेक कहता है हिम्मत तो हम सबकी टूट चुकी है, मेरी भी तुम्हारी तरह। फिर अचानक म्योंग्यू अपनी आंखें भी युनतेक को दिखा देती है और कहती है कि मैं अब हिम्मत हार चुकी हूँ और एक जिंदा लाश की तरह रह रही हूँ। युनतेक को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा फील हो रहा होता है और वो खामोश खड़ा रहता है। फिर वो म्योंग्यू के पीछे पीछे आने लगता है। म्योंग्यू यहाँ कहती है कि शायद इन सब हालतों से गुजरना मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, शायद इसलिए सबके साथ रहते हुए भी मैं अकेली होती हूँ। फिर युनतेक वहीं रुककर रोने लगता है और म्योंग्यू कहती है एक जाम तुम्हारे नाम जो बिछड़ गया, दूसरा जाम मेरे नाम जो दलदल में फंसती चली गई, और तीसरा जाम हम दोनों के उस प्यार के नाम जो अधूरा रह गया, और आखिरी जाम गॉड के नाम जो हमें जिंदगी देते हुए ये सब होना लिख दिया। यहाँ हाइवन को दिखाते हैं जो युनसे के रूम में कुछ चीजें लेने आई होती है, लेकिन लैपटॉप को फिर खुले हुए देखकर पढ़ने बैठ जाती है। इस बार युनसे ने ये लिखा होता है मैं अच्छे से जानता हूँ एक दिन तुम ये जगह छोड़कर चले जाओगी। ये पढ़कर हाइवन चुप सी हो जाती है। इतने में वे आके बताती है कि तुम्हारे लिए बोयंग का कॉल आया है। फिर सीन शिफ्ट होकर डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे बहुत अच्छे से तैयार होकर योंगसू का वेट कर रही होती है और उसकी शर्त दिखाई जाती है कि योंगसू वे को अपनी साइकिल पे बिठा के स्कूल लेके जाएगा। वे का तो आज का दिन ही बन जाता है। वे तो टीचर को भी हाई करते हुए जाती है और टीचर भी उसे देखते के देखते रह जाते हैं और यहाँ बेचारा योंगसू जो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। फिर यहाँ दिखाते हैं हाइवन को जो बोयंग से बस में मिलती है और ये बस में मिलने का आइडिया बोयंग का ही होता है। हाइवन कहती है बोलो क्या बोलना है? तो बोयंग कहती है मैंने तुम्हारी बातों के बारे में बहुत सोचा जो तुमने मेरे खराब दिल के लिए कही थी। तुमने सही कहा, मैं बिल्कुल वैसी ही थी, तुमसे सच में बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, पर कभी सोचा है तुमने एक झटके में मुझे खुद से दूर कर दिया था सिर्फ एक गलती की वजह से और मुझे समझाने का मौका तक नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुमने मेरा चेहरा देखने से मना कर दिया। मैंने फिर से कोशिश करी जब तुम टाउन में वापस आई और उसके बाद से मैं इंतजार करने लगी। तो हाइवन पूछती है किस बात का इंतजार? तो बोयंग कहती है मैं चाहती थी तुम मुझे माफ़ करने में और ज़्यादा टाइम लो ताकि तुम हार्टलेस और नैरो माइंडेड इंसान नजर आओ और लोगों को मुझ पर तरस आ जाए, उन्हें ऐसा लगे कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। ये सुनकर हाइवन कहती है कि तुम्हें सिर्फ ये एक गलती लगती है, तुम्हारे लिए शायद वो सिर्फ एक गलती हो सकती है, लेकिन तुम्हारी उस गलती ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें अपनी लाइफ का एक डार्क सीक्रेट बताया था और तुमने दूसरों को बता दिया और उस लड़की ने सबको। तो बोयंग कहती है तब मैंने इतना आगे का नहीं सोचा था। ये कहकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं उस टाइम तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि तुम मेरे दिल के करीब थी। जब तुमने एडमिशन लिया था तब तुम मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, शायद इसलिए मैं तुम्हारे दिल को दुखाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमने जब मुझे डिसलाइक करना शुरू करा तो दूसरा मौका तक नहीं दिया। इन्हीं बातों के बाद बोयंग स्टॉप पर उतर जाती है और हाइवन वो सारे मोमेंट्स याद करती है जब बोयंग उसकी फ्रेंड बनी थी। यहाँ दिखाते हैं कि उनसे को एक कॉल आता है और वो डायरेक्ट भागते हुए हॉस्पिटल जाता है क्योंकि सोंगा के ग्रैंडपा हॉस्पिटल में होते हैं। नर्स बताती है कि ये सड़क पर बेहोश हो गए थे और एक आदमी उन्हें यहाँ तक ले आया। कुछ सीरियस नहीं है लेकिन वो बार बार डिस्चार्ज होने को कह रहे हैं जबकि उन्हें यहाँ 2-3 दिन रहना होगा, शायद उनके पास फी पे करने के लिए पैसे नहीं है। फिर इनसे बाहर बैठकर सोंगा से पूछता है मुझे बताओ क्या सोच रहे हो? सोंगा बताता है कि मेरे स्कूल में पहले रैबिट्स रहते थे, वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे लेकिन वो मर गए। अगर मेरे ग्रैंडपा को उनकी तरह कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन युनसे उसे कंफर्ट करते हुए कहता है उन्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। फिर युनसे सोंगा को हाइवन के घर पर लेकर आता है। रात को हाइवन सोंगा को स्किन केयर करना सिखा रही होती है। नीचे जियोन और युनसे भी हाइवन के घर पर डिनर प्रिपेयर करने में हेल्प कर रही होती हैं। फिर सब बैठकर डिनर करते हैं और थोड़ी
थोड़ी बातें वगैरह करते हैं। डिनर के बाद म्योंग्यो अपना काम कर रही होती है और युनताक के साथ जो बातचीत हुई वो सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग युनसियो सेयोंगा को स्कूल ले जाने के लिए आ जाता है और उन दोनों के जाने के बाद हाइवन आंट को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है, लेकिन आंट दरवाज़ा नहीं खोलती तो हाइवन अंदर आ जाती है और म्योंग्यो को बेहोश हुए हुए देखकर हाइवन डर जाती है और जल्दी से उन्हें उठाने लगती है। लेकिन आंट जब अपनी आंखें खोलती है तो हाइवन उनकी आंखों को देखकर और भी घबरा जाती है और आंट फिर बेहोश हो जाती है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 21 के शुरुआत में दिखाते हैं कि आंट बेहोश हो जाती है और हाइवन उन्हें आवाज़ें दे देकर उठा रही होती है। एक बार तो आंट होश में आके सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूं, फिर दूसरे पर बेहोश हो जाती है और हाइवन की आवाज़ें सुनकर जल्दी से जियोन और युनसिल भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ म्योंग्यो कहती है कि काश मैं टाइम में पीछे जाके वापस सब सही कर सकती और हर वो चांस ले सकती जो मुझे मिला। फिर दिखाते हैं कि म्योंग्यो को जो हॉस्पिटल में होती है और अपने आप को देखते हुए मिरर में यही कहती है कि प्लीज़ मुझे उस टाइम में वापस ले चलो और मुझे एक मौका और दे दो। यहाँ हाइवन को भी पता चल जाता है कि आंट को ग्लूकोमा होने की वजह से उनको एक आंख से दिखना बंद हो चुका है। डॉक्टर बताती है कि हमें उनके कुछ टेस्ट करने होंगे और इस हालत में पेशेंट को बहुत तेज़ हेडेक होता है और आंख में भी दर्द होता है और वॉमिटिंग्स भी होती हैं। ये सब सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हाइवन को समझ आता है कि आंट की क्या मजबूरी थी जो वो सनग्लासेस पहनती थी। फिर हाइवन अपनी मॉम को भी म्योंग्यो की कंडीशन बताती है, लेकिन मॉम तो कुछ ज़्यादा खास रिएक्ट नहीं करती और कहती है कि ठीक है, ये कहकर कॉल कट कर देती है। फिर वहाँ योनसे आके उसे कंफर्ट करता है। यहाँ दिखाते हैं कि जंगवो अपने कलीग्स के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और वहाँ ये बात होने लगती है कि युनसिल का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है जो कि उसी के साथ काम करता था। जंगवो को तो इस बात का कुछ पता नहीं होता और वो ये देखकर हैरान होता है कि उसके कलीग्स को तो हर एक बात की खबर होती है। फिर वो जंगवो से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी में हमें आने का मौका कब मिलेगा, तो जंगवो कहता है फिलहाल तो मेरा शादी करने का कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ दिखाते हैं कि ये सब राइस केक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। युनसे यहाँ बताता है कि जब फरवरी आता है तो हमारे टाउन में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर एक जना इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा होता है। युनसे यहाँ कहता है कि इसका मतलब विंटर्स जाने वाला है और स्प्रिंग आने वाला है। यहाँ जब युनसे बाकी सबके साथ बैठी होती है तो वो उसकी मॉम के पूछने पर उनको हाइवन की आंट की कंडीशन बताती है। अब उसके बाद तो ये सब मिलकर हाइवन की फैमिली के बारे में ही चर्चा करने बैठ जाते हैं। तो युनसे उनको चिल्लाते हुए कहती है कि वो मर्डर नहीं था, बस खुद को बचाने की कोशिश थी। इन्हीं बातों में ये भी पता चलता है कि हाइवन की ग्रैंडमा की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। अब ये लोग हाइवन की फैमिली को छोड़कर जंगवू पर आ जाते हैं और कहते हैं कि सुना है जो लड़का सिटी हॉल में काम करता है जंगवू, वो एक लड़की से मिलने गया था और लगता है कि बात बन गई है और 1 महीने में शादी है उसकी। ये सुनकर तो युनसिल को झटका लगता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। थोड़ी देर बाद जंगवू भी युनसिल को देखने के बहाने वहाँ काम करवाने आ जाता है और जैसे ही रूम में आके युनसिल को ढूंढ रहा होता है तो वो तो उसके पीछे ही खड़ी होती है, ये उसको पता नहीं होता। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो युनसिल को सामने देखकर एकदम से डर जाता है। युनसिल पूछती है किसी को ढूंढ रहे हो क्या, तो जंगवू बहुत हेजिटेट हो रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं, किसी को नहीं। फिर बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों बहुत ऑकवर्डली बैठे होते हैं। पहले युनसिल सेयोंगा के ग्रैंडपा के बारे में पूछती है तो जंगवू कहता है वो अब ठीक है। फिर वो पूछता है तुम्हारे कॉफी फेस्टिवल कैसा गया, तो युनसिल कहती है वो भी अच्छा गया। फिर युनसिल से रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेती है कि क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो जंगवू कहता है नहीं ये सच नहीं है। तो युनसिल कहती है लड़की से मिलने वाली बात तो सच है ना। जंगवू बताता है कि मैं उस लड़की से मिलने गया था क्योंकि मेरी मॉम जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। युनसिल ये जानकर बहुत खुश होती है कि जंगवू शादी नहीं कर रहा और बहुत रिलैक्स भी हो जाती है। फिर वो जंगवू से वैसे ही बात करने लगती है जैसे वो किया करती थी, बिना किसी ऑकवर्ड सिचुएशन के। यहाँ दिखाते हैं कि आंट फिर से घर जाने की तैयारी कर रही होती है और हाइवन उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि आपको कुछ और टेस्ट करवाने हैं यहाँ, और डॉक्टर ने जो भी कहा वो सब बातें बोल रही होती है। लेकिन आंट भी हाइवन की हर बात का जवाब दे रही होती है कि मुझे सहने लायक दर्द होता है और मैं इसे सहन कर सकती हूँ। अब हाइवन ये सुनकर भी आंट को रोक रही होती है तो आंट डायरेक्ट ये पूछ लेती है कि तुम सियोल कब जा रही हो, क्योंकि तुम्हारा ये बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं परेशान कर रहा है, इसलिए सियोल वापस चले जाओ। ये कहकर चले जाती है और हाइवन उन्हें रोक भी नहीं पाती। यहाँ दिखाते हैं कि सब लोग मिलकर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं और जंगवू तो बस युनसिल के पीछे पीछे ही काम करवा रहा होता है, बिल्कुल एक लॉस्ट पपी की तरह, जहाँ जहाँ युनसिल वहाँ वहाँ जंगवू। यहाँ दिखाते हैं कि आंटी जैसे ही घर पर वापस आती है तो आगे से उनकी बहन उनका वेट कर रही होती है और उसे अपने सनग्लासेस उतारने का ऑर्डर देती है और जैसे ही म्योंग्यो उन्हें अपनी आंखें दिखाती है तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ भेजा ताकि तुम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जियो, डेट पर जाओ, बुक्स लिखो, लेकिन ये क्या है। ये सुनकर आंट कहती है कि मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, जब मैंने एक इंसान को मारा है उस दिन की हर एक चीज़ मुझे याद है, मैं भुला नहीं सकती। तो हाइवन की मॉम कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। म्योंग्यो कहती है कि मुझे उस मर्डर की सज़ा मिलनी चाहिए थी लेकिन आपने तो मुझसे वो हक भी ले लिया। अब इन दोनों की बातें यहीं चल रही होती है तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, इसलिए आंट वहाँ से चले जाती है। फिर पता चलता है कि हाइवन आई थी जिसने अभी तक फिलहाल कुछ नहीं सुना था। फिर हाइवन की मॉम हाइवन को लेकर लंच करने आ जाती है। वहाँ हाइवन अपनी मॉम से कहती है कि आंट को समझाइए कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा लें ताकि उनकी दूसरी आंख तो बच जाए एटलीस्ट। आप दोनों क्लोज है तो वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। तो मॉम कहती है तुम्हें ऐसा लगता है। हाइवन कहती है कि आंट एक बुक लिख रही थी, आजकल वो युनताक अंकल से भी मिल रही हैं, मुझे ऐसा लगा कि वो बदल रही हैं धीरे धीरे, पर मैं गलत थी। ये सब सुनकर मॉम अपना एक पास्ट याद करती है जब म्योंग्यो ने कहा था कि मुझे सब कुछ करना है, मुझसे जो हो सकता है मैं वो सब कुछ करूँगी। और फिर वो दिन याद करती है जब म्योंग्यो जेल में नॉन स्टॉप कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है दीदी और मुझे कुछ समझ
समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये कहते हुए वो बहुत रो रही होती है। यहाँ दिखाते हैं स्कूल में कि एक लड़की वे को आकर थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से वे नीचे गिर जाती है। और वो लड़की कहती है मेरे योंगसू की साइकिल पर बैठ के आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो वे पूछती है तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है मैं योंगसू की गर्लफ्रेंड सॉन्ग जेई हूँ। ये सुनकर तो वे कहती है ओ तो तुम जेई हो, मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद तो बस होना क्या था, इन दोनों की कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बाल नोच रही होती हैं और बाकी सब स्टूडेंट्स इनकी वीडियो शूट कर रहे होते हैं। एक लड़का योंगसू को आके बताता भी है कि तुम्हारी वजह से वहाँ दो लड़कियाँ बिल्लियों की तरह लड़ रही है, चलो। लेकिन योंगसू भी लाइक आई डोंट केयर। अब नेक्स्ट सीन में वे अपनी मॉम से मार खा रही होती है कि तुम एक लड़के के पीछे कैसे झगड़ा कर सकती हो, तुम्हारे पास क्या कोई और काम नहीं है। तो वे कहती है कि वो लड़का मेरे लिए सब कुछ है। अब ये सुनकर तो वे मॉम से और भी ज्यादा पिट जाती है कि तुम ऐसे लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो जिसकी पहले से ये गर्लफ्रेंड है। तो वे बताती है कि हम दोनों के बीच एक डील हुई थी जिसके बाद उसे मुझे साइकिल पर बिठा के ले जाना था। तो योंसू ये सुनकर कहता है कि इसका मतलब तुम उसे इसलिए बुक स्टोर लेकर आई थी। इतने में वहाँ स्योंगा भागते हुए आता है और कहता है सुना है आपने कुछ गड़बड़ की है। तो वे कहती है तुम्हें किसने बताया। फिर उसे योंसू पर शक होता है तो योंसू भी आगे से कहता है हाँ। तो वे कहती है कैसे भाई हो तुम। फिर ये चारों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि स्योंगा के ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो गए होते हैं और स्योंगा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर हाइवन और योंसू कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो हाइवन पूछती है कि क्या तुमने स्योंगा के डैड को कॉल करा था। तो योंसू बताता है हाँ, पर कनेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने उनके ट्रैवल एजेंसी पर भी कॉन्टैक्ट किया तो पता चला उन्होंने जॉब छोड़ दी है। हाइवन पूछती है स्योंगा के डैड यहाँ उनसे मिलने कब आए थे। तो योंसू बताता है शायद 5 साल पहले आए थे, पर मैंने वहाँ अपना नंबर लिखवा दिया है। और बताओ तुम ठीक हो। हाइवन बताती है कि मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ, लेकिन आंट अभी भी जिद पर अड़ी हुई है कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ मॉम है जो उन्हें बिल्कुल भी समझाने को तैयार नहीं। पता नहीं दोनों इतनी जिद्दी क्यों हैं। ये सुनकर योंसू कहता है कि म्योंग्यू दी और स्योंगा के डैड को चीज़ें सुलझाने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर हाइवन कहती है जैसे स्प्रिंग को वेट करना है विंटर्स निकलने का इंतजार। तो योंसू कहता है हाँ, शायद स्प्रिंग जल्दी ही आ जाएगा। ये सुनकर हाइवन उसके हाथ पे हाथ रखकर प्यार से उसे देखने लगती है। ये देखकर योंसू भी स्माइल करने लगता है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि म्योंग्यू की ईमेल के थ्रू युनताक से कहती है कि हाँ तुम सही थे, लोग मेरे बारे में जो भी कहते हैं वो सब गलत है। दरअसल बात यह है कि मैं एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। यहाँ म्योंग्यू ने अपनी नॉवेल सिस्टर फील्ड मेज का ड्राफ्ट युनताक को सेंड कर दिया होता है। फिर हमें योंग म्योंग्यू दिखाई जाती है जो बहुत कॉन्फिडेंट होती है अपने राइटर वाले टैलेंट को लेके। और बाद में वो म्योंग्यू दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। म्योंग्यू बताती है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इस तरह हो जाएगी, कि मैं बर्बाद और बीमार हो जाऊंगी, कि मैं आगे चल के लाइफ में अगली हो जाऊंगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब म्योंग्यू युनताक को कहती है कि अच्छी लाइफ जीना। म्योंग्यू बताती है कि मैं कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, एक पल के लिए भी नहीं। ये सब म्योंग्यू अपनी नॉवेल के थ्रू युनताक को बताती है और ये सब पढ़कर युनताक जल्दी से ड्राइवर को कार घुमाने को कहता है और म्योंग्यू से मिलने आ जाता है ट्रेन स्टेशन पर। म्योंग्यू कहती है फिर आ गए, क्यों आ जाते हो ऐसे बार बार मिलने। तो युनताक कहता है तुमने ही तो मुझे ट्रेन का शेड्यूल बता रखा है। फिर कहता है सुनो म्योंग्यू, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। ये सुनकर म्योंग्यू हैरान होते हुए कहती है क्या। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 22 की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनताक फिर से म्योंग्यू से मिलने आ जाता है। दोनों ट्रेन स्टेशन पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। युनताक पूछता है क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। ये सुनकर म्योंग्यू हैरान होते हुए कहती है क्या। फिर युनताक जब म्योंग्यू के पास आ रहा होता है तो म्योंग्यू नहीं कहकर जाने लगती है, लेकिन फिर भी युनताक म्योंग्यू को पकड़कर गले लगा ही लेता है और कहता है कि ये भी सच है कि मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, एक पल के लिए भी नहीं। म्योंग्यू पूछती है जो मैंने लिखा तुमने सब सच मान लिया। तो युनताक अपने कॉन्ट्रैक्ट को याद दिलाते हुए कहता है कि मैं तुमसे कभी भी ये नहीं पूछूंगा कि क्या सच है और क्या झूठ। तो म्योंग्यू कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, फिर भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। तो युनताक हंसते हुए कहता है कि क्या नहीं लगा सकता। ये सुनकर म्योंग्यू कहती है कि अब तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत आ गई है युनताक। तो युनताक कहता है सच में प्यार की वजह से आई है। यहाँ सब जने स्योंगा के ग्रैंडपा का वेलकम करने की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं और युनसेल जंगवू को देखकर कहती है जल्दी से इधर आओ, मेरे पीछे आओ। तो जंगवू अपने आप से कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मतलब तुम और मैं इतनी छोटी सी जगह में अकेले। फिर जैसे ही जंगवू आता है तो युनसेल उसे अलग अलग खाने टेस्ट करवाने लग जाती है। अब जंगवू को हर खाने का टेस्ट अच्छा लगता है सिवाय युनसेल के खाने के। तो इस पर युनसेल थोड़ा चिढ़ जाती है और इसी में जब वो फिसलने लगती है तो जंगवू उसे जल्दी से पकड़ लेता है। एक पल के लिए तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दूसरे पल युनसेल कहती है कि पता नहीं था तुम्हारे हाथ इतने सॉलिड है। ये सुनकर जंगवू कहता है मेरे पैर भी सॉलिड है। तो युनसेल बहुत नर्वस हो रही होते हैं कि कितनी अच्छी बात है। अब उनको ऐसी पोजीशन में देखकर अंकल पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। उनको देखकर तो जल्दी से दोनों अलग हो जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे होते। यहाँ वे जो योंजू को लकड़ियाँ काटते देख उसकी तारीफ करती है और पूछती है कि तुमने कहाँ से सीखा। अब योंजू इस बात पर थोड़ा टेढ़ा जवाब देती है वे को। तो वे कहती है अच्छा तुम मुझसे भी बड़ी पागल हो। फिर वे आ जाती है योंगसू के पास और उसको बताने लगती है कि आज के दिन पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो जेई नाम की लड़की है ना, पता है आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। किसी ने पहली बार ऐसा किया है, भले 2 साल तक किसी ने मुझसे बात न की हो, लेकिन मुझ पर हाथ नहीं उठाया आज तक। ये सुनकर योंगसू कहता है कि मैंने तो सुना है पहले तुमने उसके बाल खींचे। तो वह कहती है लेकिन उसने पहले मुझे मारा। ये सुनकर योंगसू हंसने लगता है। तो वे कहती है कि ये क्या तुम हंस रहे हो, तुम्हें 2 लड़कियों को अपने लिए लड़ते देखकर मजा आ रहा है। ये सुनकर योंगसू कहता है सुनो अब से वो चाहती है कि वो स्कूल हमारे साथ आए। ये सुनकर तो वे रोने लग जाती है कि मुझे उसके साथ स्कूल नहीं जाना, वो कितनी बुरी है। और उसे इसे देखकर योंगसू हंसने लगता है। फिर योंगसू स्योंगा के ग्रैंडपा को लेकर आ जाता है और सभी हंसी खुशी उनका वेलकम करते हैं। फिर यहाँ योंगसू हाइवन को कार में उसके घर तक छोड़ देता है और यहाँ हाइवन घर जाने से पहले
बताती है कि बोयंग ने मुझसे माफ़ी मांग ली है। उसने माना कि उसने गलती की है, मुझसे नफरत करने लग गई थी क्योंकि मैं उसके दिल के करीब हुआ करती थी। शायद मैंने उसे इतना करीबी दोस्त समझा ही नहीं था और अब उसे इतना डिसलाइक करने लग गई हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि हम किस तरह के दोस्त थे। लेकिन अब हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं हो पाएगी। ट्रस्ट एक कांच के गिलास जैसा होता है जो एक बार टूटने पर फिर वैसा नहीं हो पाता। यूनसे भी उसकी बात से एग्री करता है और उसके सर पर प्यार करते हुए कहता है कि इस बारे में अब ज़्यादा मत सोचना। इन्हीं बातों के बाद हाइवन अपने घर पर चले जाती है। यहाँ यूनसे को म्योंग्यो का मैसेज मिलता है और वो कहती है कि तुम्हें एक ईमेल सेंड कर रही हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। जब यूनसे बुक स्टोर आके अपने लैपटॉप पर म्योंग्यो का ईमेल चेक करता है तो वो वही ईमेल में नॉवेल होती है जो म्योंग्यो ने युनताक को भी सेंड करी थी और यूनसे को वो नॉवेल पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है और वो अपने लैपटॉप के आगे ही बैठा होता है। फिर वो म्योंग्यो को मैसेज सेंड करता है कि आंटी, आपने जो ईमेल सेंड करी थी वो मैंने पढ़ ली है। म्योंग्यो ने दरअसल यूनसे को ये चॉइस दी थी कि वो डिसाइड करे बुक पढ़ने के बाद ये नॉवेल हाइवन को पढ़नी चाहिए या नहीं। यूनसे मैसेज में लिखता है कि ये नॉवेल आपने मुझे सेंड करी है, इसका मतलब आप हाइवन को सच बताना चाहती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिसीजन ले पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था। ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको हाइवन को खुद से सच्चाई बतानी चाहिए। अगर आप नहीं बता पाती हैं तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये नॉवेल हाइवन को पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ आपके लिए इस सीक्रेट को छुपाना कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आप हाइवन से बहुत प्यार करती हैं। नेक्स्ट सीन में यूनसे वो नॉवेल को प्रिंट करके हाइवन को दे देता है पढ़ने के लिए। हाइवन पूछती भी है ये क्या है, लेकिन यूनसे बस इसे पढ़ने को कहता है और कुछ नहीं बताता और फिर कहता है कि इसे तुम घर जाकर पढ़ना, मैं शाम को काम खत्म करके तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तब मिलकर बात करेंगे। तो हाइवन कहती है ठीक है। फिर यूनसे हाइवन को ऐसे हक करता है जैसे वो उसे कंफर्ट फील करा रहा हो, लेकिन हाइवन को उसका ऐसा अजीब सा बिहेवियर को समझ नहीं आता। फिर हाइवन उस नॉवेल को घर आकर रख देती है और सारा दिन निकल जाता है पर वो नहीं पढ़ती। फिर जब हाइवन म्योंग्यो को ढूंढते हुए नीचे आती है तो फिर से उसकी नज़र उस नॉवेल पर पड़ जाती है और इस बार वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। म्योंग्यो बताती है कि वो दिन भी बाकी दिन की तरह नॉर्मल था। उस दिन मुझे मेरी बहन का मैसेज आया, कुछ खाओगी? यहाँ म्योंग्यो रिप्लाई करती है हाँ, और तैयार होकर हाइवन की मॉम के घर जाने के लिए निकल जाती है। और जैसे ही घर आती है तो हाइवन की मॉम के चिल्लाने की आवाज़ें सुनती है और हाइवन के डैड को हाइवन की मॉम को मारते हुए देख लेती है। ये सब पढ़कर हाइवन रोने लग जाती है। फिर से फ्लैशबैक में वही सीन दिखाया जाता है जब म्योंग्यो से हाइवन के डैड का मर्डर हो गया था और ये सारा सच पढ़कर तो हाइवन शॉक हो जाती है और उस नॉवल को ही आधे में बंद कर देती है। उसे तो इन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। इतने में हाइवन की मॉम वहाँ आ जाती है तो हाइवन उनसे कहती है कि क्या ये सच है। फिर पूछती है मेरे डैड को किसने मारा था। तो हाइवन की मॉम भी ये सुनकर हैरान होती है कि क्या कहा और जल्दी से उस नॉवल को उठाकर देखने लग जाती है। हाइवन कहती है कि इसका मतलब मेरे डैड को आपने नहीं आंट ने मारा, जिन्होंने बचपन से मेरा ध्यान रखा। हाइवन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि आंट ऐसा कैसे कर सकती है। फिर हाइवन अपनी मॉम से कहती है कि जवाब दीजिए, क्या सच में आंटी ने मेरे डैड को मारा? जब मॉम आगे से कुछ नहीं कह रही होती तो हाइवन चिल्ला के कहती है मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी मॉम कुछ नहीं कहती तो हाइवन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मॉम उसे रोक लेती है। हाइवन कहती है कि मतलब आपको सब कुछ शुरुआत से पता था। मैं जानती हूँ कि आप डैड से इतनी नफरत क्यों करती थी। मुझे भी अपने डैड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो मेरे डैड थे। फिर हाइवन रोते हुए कहती है कि जिन्होंने मेरे डैड को मारा वो आप नहीं बल्कि आंटी हैं। अब पूरा सच बाहर आने के बाद तो हाइवन की मॉम भी हेल्पलेस होती है और हाइवन को कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब आंट कहती है कि आज से मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। प्रेजेंट में हाइवन कहती है कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा उन पर था, अब तो मुझे आप दोनों से डर लगने लगा है। मॉम को समझ नहीं आता कि वह हाइवन को कैसे शांत करे। उसके बाद हाइवन कहते हैं कि मेरे पीछे मत आना, ये कहकर चले जाती है। उसके थोड़ी देर बाद म्योंग्यो आके अपने नॉवेल को डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए देखकर समझ जाती है कि हाइवन अब पूरा सच जान चुकी है और मन में कहती है कि तुम ही बताओ भले कौन मुझे इसके लिए माफ़ करेगा। यह हाइवन बस स्टॉप पर बैठी होती है सदमे में। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब हाइवन अपनी मॉम को एक फ्लावर देती है बहुत खुश होकर, लेकिन मॉम का पूरा ध्यान बस बुक में होता है और उनका मूड भी ऑफ होता है। इसलिए हाइवन के डैड हाइवन को अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का मूड खराब है, चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। फिर प्रेजेंट में हाइवन ये सब सोचते सोचते रोते हुए अपना सर बस की विंडो पर बार बार मार रही होती है और वो बस में बैठे हुए लास्ट स्टॉप तक पहुंच चुकी थी। ड्राइवर उसे रोते हुए देखकर पूछता है सुनो बेटा, क्या तुम ठीक तो हो ना? यहाँ दिखाते हैं कि उनसे जल्दी से भागते हुए कार में बैठकर हाइवन के पास आने के लिए निकलता है और जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचता है तो हाइवन को एक जगह बैठे हुए देख लेता है। तब जाके उसकी जान में जान आती है। पहले वो उसके पास आकर उसे बुलाता है और उसके बाद अपना कोट उसे पहनाता है और फिर उसके पास बैठता है। हाइवन उसे देखकर फिर से रोने लगती है तो यून से फिर उसको हक करके कंफर्ट करता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 23 की शुरुआत में दिखाते हैं हाइवन बहुत रो रही होती है और यून से उसे कंफर्ट कर रहा होता है। फिर वो दोनों कार में आकर बैठते हैं। हाइवन को ऐसा लगने लगता है कि हर कोई उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए कहती है कि अब मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। यूनसे भी उसके लिए सैड फील करता है और पूछता है घर जाना चाहती हो? तो हाइवन कहती है नहीं। तो यूनसे कहता है फिर बताओ मैं तुम्हें कहाँ ले चलूँ? यहाँ दिखाते हैं कि जैसे ही हाइवन की मॉम घर आती है तो म्योंग्यो बताती है कि तुम हाइवन की चिंता मत करो, यूनसे का कॉल आया था, वो उसे लेने गया है। फिर हाइवन की मॉम अपनी बहन के सामने बैठकर पूछती है कि क्या तुम ये नॉवेल इसलिए लिखना चाहती थी? तो म्योंग्यो आगे से कहती है मुझे अपनी गलती की सजा भुगतनी है। वैसे भी हाइवन को एक ना एक दिन तो ये बात पता चलनी थी। ये सुनकर हाइवन की मॉम कहती है कि क्या मतलब, तुम सच में सरेंडर करने वाली हो?
और म्योंग्यो का सीरियस फेस देखकर कहती है कि मैंने जो किया बेकार था। मैंने अपने 7 साल जेल में बिताए और मुझे ये मिल रहा है। कितनी बार बताऊं कि ये सब में तुम्हारी गलती नहीं थी। म्योंग्यो कहती है कि तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है जब मर्डर मैंने किया है। तो उसकी बहन कहती है कि ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसा को चूज़ नहीं करती जो मुझे मारा करता था तो तुमसे ये हादसा नहीं होता। जिस दिन तुमने सरेंडर कर दिया ऐसा लगेगा जैसे मुझे फिर से सज़ा मिल रही है। तो म्योंग्यो कहती है मेरा क्या मैं ऐसे ही जीऊँ? जब तक मुझे सज़ा नहीं मिल जाती मुझे चैन नहीं आएगा। पर मुझे इस नॉवेल के थ्रू सच बोलने का मौका मिल गया, इसलिए मैं खुद को सरेंडर करूंगी। ये सुनकर तो हाइवन के मॉम का दिमाग खराब हो जाता है। म्योंग्यो रोते हुए बताती है कि मुझे हर रोज़ तुम्हारे हस्बैंड का सपना आता है। तो हाइवन की मॉम कहती है क्या वो अपने मर्डर के लिए तुम्हें ब्लेम करता है? तो म्योंग्यो कहती है नहीं, बल्कि उसका उल्टा, वो तो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता है और यही चीज़ मुझे पागल कर रही है। उसके बाद तो ये दोनों ही रोने लग जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं योंसो को जो हाइवन को उसके सियोल वाले घर लेकर आया था। यहाँ वे स्कूल जाते टाइम योंसो के साथ साथ चल रही होती है, लेकिन जैसे ही जेन की आवाज़ आती है पीछे से कि रुको मैं आ रही हूँ, अब उसे देखकर तो वे ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई चुड़ैल पड़ी हो कि मेरे पीछे मत आना। लेकिन जय इतनी आसानी से कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाली थी और योंसो तो इन दोनों से ही परेशान हो जाता है। यहाँ जंगू जब काम पर जा रहा होता है तो एक अंकल बीच रास्ते में उससे कहते हैं कि कल रात योंसो के साथ तुम डिनर पर गए थे। जंगू जल्दी से कहता है नहीं, फिर सोचता है जहाँ हम गए थे वहाँ तो कोई नहीं था, फिर इन्हें कैसे पता चल गया। आगे जाकर जंगू को एक आंटी मिलती है और वो बताती है कि योंसो आज वापस जा रही है अपना टाउन। तो जंगू पूछता है आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? तो वो आंटी कहती है क्योंकि तुम योंसो को पसंद जो करते हो। तो जंगू पूछता है आपको ये सब कैसे पता? और वो ये जानकर शौक होता है कि उस आंटी को ये भी पता है कि वो योंसो को हाई स्कूल से पसंद करता है। और एक दूसरी आंटी रोड क्रॉस करते टाइम उनकी बातें सुन के बताती है कि योंसो आज 3 बजे की बस से वापस जा रही है। अब इन सब चीज़ों से तो जंगू इतना हैरान होता है कि उसके अलावा सबको पता होता है कि योंसो का कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं। यहाँ हाइवन की मॉम योंग्यो को परमिशन दे देती है कि तुम चाहो तो सरेंडर कर सकती हो और बताती है कि मैं गलत थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब हाइवन के मॉम के लिए जो भी लेटर्स आते थे वो वापस कर देती थी सिवाय म्योंग्यो के लेटर्स के। म्योंग्यो अपनी बहन को बताती है कि यहाँ हाइवन ठीक है मेरे पास और जब तक तुम ठीक हो हम सब ठीक है, तुम हमारी चिंता मत करना। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता था तुमने इतना सब कुछ सहा है, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ दिखाते हैं कि ये दोनों अभी तक कार में बैठे होते हैं। हाइवन कहती है जब मेरे डैड मरे थे वो मेरा लास्ट दिन था यहाँ, सुना है तब से लेके अब तक ये घर खाली है। योंसो पूछता है अंदर चलना चाहोगी? वैसे भी इस घर में कोई नहीं है। फिर ये दोनों स्पेयर कीज का यूज़ करके अंदर आते हैं और जैसे ही हाइवन आसपास देखने लगती है तो उसे वहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स वगैरह पड़े हुए दिखते हैं। ये देखकर उसको शक होता है कि कहीं मॉम यहाँ तो नहीं रहती। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन की मॉम अपने घर जाने के लिए निकलती है और म्योंग्यो से कहती है कि जब सरेंडर करो तो बताना। तो आंट कहती है ठीक है। फिर पूछती है कि तुम रहती कहाँ हो? तो हाइवन की मॉम कहती है वही सियोल वाले घर में। तो आंट हैरान होते हुए कहती है क्या, मगर कब से? तो हाइवन की मॉम कहती है जब से जेल से वापस आई हूँ। ये कहकर बाय कहकर चले जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन जब घर से बाहर निकलती है तो योंसो से गुस्से में कहती है कि मॉम यही रहती हैं, ये बात भी मेरे अलावा सब जानते हैं। योंसो उसे समझाता है कि तुम हर्ट ना हो इसलिए उन्होंने ये बात तुम्हें नहीं बताई और इसलिए वो सब कुछ अकेले सहती रही। उनको लगा होगा कि जब वो और सहन नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें सब बताएंगी। तो हाइवन कहती है मैं भी तो उनकी फैमिली हूँ, मुझे भी तो सब जानने का हक है। योंसो उसे समझाता है क्योंकि तुम्हें दर्द होता जैसे अभी सब कुछ जानकर दर्द हो रहा है और यही सब कुछ तुम्हारी मॉम ने अकेले सहा है। और ये सब कहकर उसे कंफर्ट करते हुए हक कर लेता है। यहाँ दिखाते हैं जेई जब वे से बात करने की कोशिश करती है तो वे कह देती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। अभी भी मैं भूली नहीं हूँ कि तुमने छोटी सी बात के लिए मुझसे बहुत बड़ी लड़ाई की थी। अब ये सुनकर तो जेई मुस्कुराते हुए उसके शोल्डर पर हाथ रखने जाती है, लेकिन वे तो डिफेंसिव मोड में आ जाती है कि कहीं ये फिर से मुझे मार न दे। लेकिन जेई तो अपनी बात कहती है कि हम कल दोबारा मिलेंगे। तो वे आगे से कहती है मुझे तुमसे नहीं मिलना, मुझे सिर्फ योंसो के साथ डेट पर जाना है। ये सुनकर तो जेई गुस्से में कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर शांत होकर कहती है सुना है स्कूल में कोई तुमसे बात नहीं करता। तो वे कहती है हाँ। जेई बताती है कि मैं बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाली हूँ तो जूनियर से तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दूंगी, तुम परेशान मत हो। योंसो ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मुझे लगा कि मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। वे धीरे से कहती है झूठी। फिर जेई जाते जाते एक सेल्फी भी वे के साथ ले ही लेती है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पहले तो वे खुश होती है और फिर जाते जाते कहती है कि मेरा ईगो हर्ट हो गया है, आज सच में इस लड़की ने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। यहाँ दिखाते हैं कि योंसो बस का वेट कर रही होती है और जंगू उसको दूर से देख रहा होता है और प्रैक्टिस करता है कि मैं योंसो को व्हाइट रोज दे के क्या बोलूंगा। उसके बाद योंसो उसे देखते हुए देख लेती है तो जल्दी से अपने पास बुलाती है। पहले तो जंगू नर्वस होते हुए बहुत कुछ बोलते हुए आ रहा होता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी डैड के कार से तुम्हारे टाउन छोड़ देता हूँ। योंसो भी जल्दी से खुश होकर अपना बैग उसे पकड़ा देती है। फिर जंगू भी व्हाइट रोज उसे दे देता है कि मैंने रास्ते से आते हुए खरीद ली है। ये व्हाइट रोज देखकर तो योंसो उसे देखने लग जाती है। तो जंगू पूछता है तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो योंसो कहती है अब तुम्हारा चेहरा लाल नहीं हो रहा है, पहले मुझे देखते ही तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता था। ये कहते हुए जैसे ही जंगू के पास आती है तो जंगू का चेहरा फिर लाल हो जाता है। यह देखकर योंसो हंसने लग जाती है। फिर पूछती है तुम्हारी कार कहाँ है? तो जंगू कहता है उधर खड़ी है। फिर ये दोनों जाने लगते हैं तो जंगू कहता
कहता है सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो युनसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला, क्या किसी ने कहीं पोस्ट तो नहीं कर दिया कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। जंगू आगे से कहता है कि मेरी मॉम को लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वो जल्दी से जल्दी दादी बनना चाहती है। तो युनसे कहती है ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो जंगू कहता है बस ऐसे ही। यहाँ दिखाते हैं कि उनसे हाइवन को घर छोड़ देता है और पूछता है कि तुमने क्या सोचा है। तो हाइवन बताती है कि मैं आंटी से पूछूंगी, जवाब मांगूंगी और जो रीज़न तुमने बताया अगर मुझे वो जवाब में मिला तो मैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगी। तो युनसे कहता है ठीक है और फिर उसे हक कर लेता है। यहाँ म्योंग्यो अपने रूम में युनता की फर्स्ट रिलीज की हुई बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ हाइवन आके उन्हें नीचे आने को कहती है। फिर दोनों आमने सामने बैठी होती है। हाइवन पूछती है कि बताइए उस दिन जो भी हुआ वो कैसे हुआ था। म्योंग्यो बस इतना कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा और बाकी का तुमने बुक में पढ़ ही लिया होगा, मुझे माफ़ कर दो। और रोते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई हाइवन। हाइवन पूछती है कि आप सबने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो आंट कहती है कि तुम्हें ये सब जानकर दर्द होता और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। हाइवन कहती है कि अगर ऐसा था तो आप अब मुझे क्यों बता रही हैं। तो आंट कहती है क्योंकि मैं सरेंडर करने वाली हूँ। ये सुनकर हाइवन शॉक होती है कि क्या। आंट कहती है कि तुम्हें नहीं लगता मैंने जो किया मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं नॉवल नहीं लिखना चाहती थी लेकिन मुझे पैसे कमाने के लिए नॉवल लिखनी पड़ी और मैं पैसे इसलिए कमाना चाहती थी क्योंकि तुम एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जी पाओ। मैं तो बस एक नॉवल लिखना चाहती थी लेकिन युनतेक के कहने पर मैंने अपनी लाइफ के ऊपर नॉवल लिखी क्योंकि ये नॉवल की स्टोरी की वजह से मेरी बुक बहुत अच्छी सेल होगी और इसी में मैं तुम्हारे लिए अच्छे खासे पैसे कमा लूँगी और लोगों के ताने भी मिल जाएंगे मुझे, शायद यही मेरी सज़ा होगी। ये सब सुनकर हाइवन पूछती है कि आप सच में सरेंडर करने वाली हैं। तो आंट कहती है हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हाइवन अकेले रोते हुए ड्रिंक कर रही होती है और वो सब मेमोरीज याद आती है जब म्योंग्यो बेहोश हो गई थी, जब हाइवन ने अपनी मॉम से लड़ाई कर ली थी और उन पर चिल्लाया था, जब हाइवन मरने जा रही थी तो म्योंग्यो ने आकर उसे बचा लिया था। और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हाइवन आंट के साथ घर जा रही होती है और आंट पूछती है कि तुम मरना क्यों चाहती थी, लेकिन हाइवन आगे से कोई जवाब नहीं देती। तब आंट कहती है कि ऐसा मत करना, अगर तुम मरी तो हम सब मर जाएंगे, हम सब एक दूसरे से जताते नहीं लेकिन प्यार है। और यही सब सोचते सोचते हाइवन बहुत ड्रिंक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनसे जैसे किसी के फोन के आने का वेट कर रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि हाइवन जैसे ही नींद से उठती है तो किसी और के रूम में ही होती है। फिर पता चलता है कि ये तो बोयंग का घर है और वो हाइवन को खाना खाने के लिए बाहर आने को कहती है। फिर जैसे ही हाइवन बाहर आती है तो बोयंग उसको उसका ब्रेकफास्ट देते हुए कहती है कि मैंने कल रात को तुम्हें ड्रंक हुए हुए देखा रेस्टोरेंट में, इसलिए मैं तुम्हें लेकर अपने घर आ गई। हाइवन जब चुपचाप खा रही होती है तो बोयंग पूछती है तुमने कल रात इतनी ड्रिंक क्यों कर ली थी, क्या युनसे और तुम्हारे बीच लड़ाई हुई है। लेकिन हाइवन उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए तुमने जो किया उससे हर्ट हुई थी मैं, क्योंकि मुझे ट्रस्ट था कि तुम धोखा नहीं दोगी, लेकिन उस टाइम जो भी मुझे सहना पड़ा उसकी वजह तुम थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाई। मुझे लगता है हम दोनों की फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं हो पाएगी। बोयंग ये सुनकर कहती है क्या हम एक दरार के साथ नहीं रह सकते, ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है जो परफेक्ट होती है। अगर हमने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है तो क्या हुआ, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। देखो मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया उससे तुम हर्ट हुई हो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रही हूँ, अगर तुम्हें और टाइम चाहिए तो मैं वेट करूंगी। ये सब सुनकर हाइवन बस उसे देखने लगती है। फिर हाइवन बस में बैठ के जब घर जाने लगती है तो बाहर विंडो में माँ बेटी को देख के उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब म्योंग्यो और हाइवन मिलकर ग्रैंडमा की चोटी बना रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा जब अपने बालों को देखती है तो कहती है ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, मैं तो एकदम एलियन लग रही हूँ। ये सुनकर तो वो तीनों ही हंसने लगते हैं। उसके बाद म्योंग्यो और हाइवन म्योंग्यो को बाल बनाने के लिए उसे पकड़ लेती हैं दोनों। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हाइवन जैसे ही अपने टाउन आती है तो अपने घर पर पुलिस को खड़े हुए देखकर डर जाती है कि कहीं आंटी ने अपने आप को सरेंडर तो नहीं कर दिया। इसलिए हाइवन भाग के आती है और पुलिस को बार बार कहती है कि ये सब सच नहीं है। इतने में बाकी और पुलिस कुछ लड़कों को अरेस्ट करके ले आती है और इतने में म्योंग्यो भी वहाँ आ जाती है जो पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। पुलिस वाला बताता है कि हमें कॉल आया था कि आपके गेस्ट हाउस के पास कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, कुछ वहाँ से भाग गए हैं पर बाकियों को पकड़ लिया है। अब ये बताने के बाद पुलिस वाला हाइवन से पूछता है कि आप बताइए आप किस बारे में बात कर रही थी। हाइवन जल्दी से कुछ नहीं कहकर अंदर चले जाती है और अपने आप को रिलैक्स करती है। आंट अंदर आके कहती है कि कहीं तुम घबरा तो नहीं गई ये सोचकर कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हाइवन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती बल्कि कहती है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती आंटी, मुझे लगा मैं आपकी बात सुनने के बाद आपको समझ पाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आंट पूछती है क्यों। तो हाइवन कहती है क्योंकि मेरा मानना है कि फैमिली में सभी को मिलकर दर्द बांटना चाहिए, मिलकर दर्द बांटते हैं, लेकिन प्लीज सरेंडर मत कीजिए। ये सुनकर आंट कुछ बोलने जाती है इससे पहले ही हाइवन कहती है याद है आपने कहा था मैं मरी तो आप सब भी मर जाएंगी। वो टाइम मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैं मानती हूँ कि मैं उस इंसिडेंट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसका असर मुझ पर भी पड़ा था। अगर आप सरेंडर करती हैं तो उसका असर भी मुझ पर होगा, इसलिए आप पहले जैसे ज़िंदगी बिताइए। लेकिन हाँ, हम दोनों का पहले जैसा रिश्ता नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और फिर हाइवन बताती है कि मैं सियोल वापस चले जाऊँगी। ये बताकर चले जाती है और आंट हाइवन की बातों से सैड फील कर रही होती है। यहाँ दिखाते हैं कि उनसे अपना काम कर रहा होता है और हाइवन वहाँ आकर उसे बुलाती है। युनसे को उसके आने से पता चल जाता है कि वो क्या कहने आई होगी। फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो हाइवन कहती है नहीं और बताती है कि मेरी आंटी सरेंडर करने वाली थी लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए उनका चेहरा नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। युनसे आगे से कुछ नहीं कहता, बस उसे देखे जा रहा होता है। हाइवन कहती है आगे से कि उम्मीद है तुम्हारा बुक स्टोर अच्छा चलेगा और तुम भी उतने ही अच्छे इंसान बन के रहोगे जितने अच्छे अभी तक हो। युनसे मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स है वो सच्ची है, झूठी नहीं है, तुम जानते हो ना। युनसे सैड सी स्माइल के साथ कहता है हाँ।
फिर हाइवन कहती है अपना ध्यान रखना, ये कहकर थोड़ा इमोशनल होते हुए चली जाती है। यहाँ योनसो नहीं बताता कि वो कितना सैड है और वो हाइवन को जाने देता है। यहाँ हाइवन घर आके बस योनसो के बारे में ही सोचे जा रही होती है कि वो कैसे उसे कंफर्ट फील कराया करता था और हर सिचुएशन में उसका साथ देता था, और ये सब वो सोच कर रो रही होती है। इसलिए हाइवन योनसो से मिलने बुक स्टोर आती है, लेकिन बुक स्टोर तो बंद होता है और वहाँ एक नोटिस होता है कि कुछ दिनों के लिए बुक स्टोर बंद रहेगा। इसलिए हाइवन उसे ढूंढते हुए पहाड़ पर आ जाती है और योनसो को देखकर जल्दी से रोते हुए गले लगा लेती है। योनसो मन में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक दिन इस जगह को छोड़कर चले जाओगी। हाइवन यहाँ कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो योनसो। योनसो अपनी बात कंटिन्यू रखता है कि मैं उस दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम इस जगह से जाओ उम्मीद करता हूँ भारी मन से मत जाओ, बिल्कुल खुशी खुशी मुस्कुराते हुए जाओ, उस वक्त तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब मन में कहकर योनसो भी हाइवन को हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे योनसो उठता है तो वो अकेला होता है और समझ जाता है कि हाइवन यहाँ से चले गई है। हाइवन यहाँ कहती है कि मैं अपने मन की कर रही हूँ, इसलिए तुम नाराज़ हो ना। तो योनसो कहता है नहीं, अब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना ध्यान रखना हाइवन। यहाँ दिखाते हैं हाइवन को जिसने अपना मोबाइल जो है वो फेंका नहीं था, बल्कि अपने डैड के ट्री के नीचे छुपा रखा था, और वो फ़ोन लेकर हाइवन वहाँ से चले जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। सेकंड लास्ट पार्ट के शुरुआत में दिखाते हैं कि योनसो कॉफ़ी बना रहा होता है और हाइवन को याद कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम अपनी दुनिया में बिल्कुल खुश हो। यहाँ हाइवन को दिखाते हैं जो एज अ म्यूजिक टीचर अपना ऑडिशन देने आई होती है। यहाँ योनसो के माइंड में काम करते टाइम भी हाइवन ही होती है। यहाँ इन दोनों बहनों को दिखाते हैं जो एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। योंग्यो यहाँ समझ जाती है कि उसकी बहन को भी अच्छे से कुकिंग नहीं आती, मतलब ये कुकिंग स्किल तो इन दोनों बहनों में ही नहीं होती है। फिर म्योंग्यो बता देती है कि मैं यहाँ से एक हफ्ते बाद चले जाऊंगी। हाइवन की मम पूछती है तुम क्या वापस कभी नहीं आओगी, पर म्योंग्यो कहती है नहीं आऊँ तो क्या ये बात सबके लिए अच्छी नहीं होगी। यहाँ दिखाते हैं कि युनताक का इंटरव्यू चल रहा होता है, क्योंकि युनताक अब एक सक्सेसफुल पब्लिशर जो बन चुका था। उसके बाद जर्नलिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड युनताक से पूछती है कि आप म्योंग्यो को डेट कर रहे हैं, लेकिन युनताक मना कर देता है और मना करते टाइम युनताक थोड़ा सैड भी होता है और बताता है कि हम पहले डेट करा करते थे लेकिन अब अलग हो चुके हैं। अब हमारा रिलेशन ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वैसे आप हमारी राइटर म्योंग्यो के लिए एक अच्छा आर्टिकल ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद युनताक को म्योंग्यो का कॉल आ जाता है और वो कहता है हाँ कहाँ हो तुम। यहाँ दिखाते हैं म्योंग्यो को जो कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते वही लेटर्स मिल जाते हैं जो हाइवन की मॉम उसे जेल से लिखा करती थी। फिर वही लेटर्स म्योंग्यो अपनी बहन को दिखाते हुए कहती है कि आप कुछ इस तरह का हाइवन के लिए भी करिए, उसे भी लेटर्स लिखिए। तो हाइवन की मॉम कहती है क्यों। म्योंग्यो उसे समझाती है कि हाइवन को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुमने उसे अपने पास आने से मना किया है। क्यों उसके सारे लेटर्स लौटा दिए, क्यों तुम उसके साथ नहीं रहती हो, क्यों तुम ऐसे पत्थर दिल बन गई हो, उसे इस सब की वजह नहीं पता है, इसलिए उसके नाम एक लेटर लिखो और कोशिश करो। ये कहकर पेन और पेपर पकड़ाकर वहाँ से चले जाती है। यहाँ वे को दिखाते हैं जो योंगसो के नाम एक लेटर लिख रही होती है कि क्या तुम कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो। मेरा पूछो तो मैं रोज़ स्कूल अटेंड कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आज भी अपने ख्यालों में चलती हूँ, यहाँ के कॉरिडोर्स में वो रोमांस मिस करती हूँ। अब जब ये लेटर लिखी रही होती है तो वहाँ टीचर क्लास में आकर एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट को सबसे इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम भी वे होता है। अब वे अपना नाम सुनकर टीचर से कहती है हाँ कहिए टीचर। तो टीचर कहती है अरे ये क्या तुम्हारा नाम भी वे है। तो वो लड़का कहता है हाँ। टीचर कहती है ये नाम इतना कॉमन नहीं है। और वहाँ एक और स्टूडेंट दिखाती है जिसका नाम भी वे होता है। और बस होना क्या था, वे उस लड़के को देखकर वहीं फ्लैट हो जाती है। अब उसका दूसरा क्रश ये लड़का जो बन चुका था, और जो लेटर वो योंगसू के लिए लिख रही थी, बेचारा वो लेटर गया भाड़ में। यहाँ वे अपने न्यू क्रश को लेकर बहुत खुश होती है तो वहीं योंजू कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। योंगसू को सिर्फ ग्रेजुएट हुए हुए 1 मंथ हुआ है। वे कहती है कि योंगसू बहुत खुश होगा क्योंकि उसके पास जेन जो है, और मैं इस बार वे को ज़रूर डेट करके ही रहूँगी। योंजू ये सुनकर कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ बोलने से तुम उसको डेट नहीं करने लग जाओगी, तुम्हें लगता है ये इतना आसान है। ये सुनकर वे कहती है क्या तुम जेलस हो रही हो। तो योंजू कहती है क्या कहा। तो वे कहती है तुम्हें डर है अगर मेरे मन की बात सच हुई और वो सुपर हैंडसम और कूल ट्रांसफर स्टूडेंट मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम मुझसे जेलस हो रही हो। तो योंजू कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम एकदम बुलशिट बेबी हो। यहाँ वे को एकदम से वो लड़का नजर आ जाता है जिसका नाम वे होता है। तो वो योंजू को छोड़कर जल्दी से उसके पास चली जाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। योंजू उसको देखकर कहती है कितनी पागल है ये लड़की। अब यहाँ वे उस लड़के को डिस्टर्ब करे जा रही थी तो वो लड़का भी वे को बुद्धू बना के वहाँ से निकल लेता है। यहाँ दिखाते हैं डिलीवरी मैन युनसो का बुक्स वाला पार्सल लेके आ जाता है और वो युनसो से कहता है क्या बात है, ये बुक्स बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, मेरे पास इसके और भी बुक स्टोर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। युनसो कहता है हाँ ये बुक बहुत पॉपुलर है। डिलीवरी मैन कहता है सुना है ये बुक वो वॉलनट हाउस में रहने वाली ने लिखा है, ये बात सच है। युनसो यहाँ कहता है हाँ सही सुना तुमने। अब इन्हीं बातों के बाद वो वहाँ से चले जाता है और यहाँ पता चलता है म्योंग्यो की बुक सब बहुत अच्छे से सेल हो रही थी। यहाँ म्योंग्यो को दिखाते हैं जो अब जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है और मेमोरीज के तौर पर अपनी फैमिली के कुछ फोटोज भी अपने पास रख लेती है। यहाँ हाइवन की मॉम हाइवन के लिए लेटर लिखती है हाइवन कैसी हो तुम, मैं ठीक हूँ, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्या अब भी नफरत थी तुम्हें मेरे से, अगर है भी तो मैं इस बारे में तुमसे कुछ कह नहीं सकती। जब तुम पैदा हुई थी तब मेरी एज उतनी थी जितनी कॉलेज से ग्रेजुएट होने पर तुम्हारी थी। आज तुम्हारी जो एज है उतनी एज में तुम्हें 6 साल की बेटी की मॉम बन चुकी थी। तुम्हारे डैड बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। उस नर्क जैसी जिंदगी में खुद को संभालना मुश्किल हो जाता था और कुछ समझ नहीं आता था और मैं अपना गुस्सा
तुम पर उतारती थी। मैं एक सेल्फिश थी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं कभी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाई और म्योंग्यू ने भी जाने का फैसला किया है यहाँ से कहीं दूर। तो उसके जाने से पहले क्या तुम मुझसे मिलने एक बार आ सकती हो? यह हाइवन की मॉम को दिखाते हैं जो सियोल वाले घर को साफ कर रही होती है उसे सेल करने के लिए। और यहाँ हाइवन अपनी मॉम का लेटर पढ़ के बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ वे को दिखाते हैं जो आके योनसो से पैसे मांगने लगती है और योनसो भी बिना कुछ पूछे उसे पैसे दे देता है। वे बताती है कि तुम्हें पता है हमारे यहाँ एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, उसका नाम भी वे है और मेरा भी, मुझे वो बहुत पसंद है। ये सुनकर योनसो पूछता है क्या वो लड़का है? तो वे कहती है हाँ वो लड़का है और मुझे वो बहुत बहुत पसंद है, मुझे वो अच्छा लगने लगा है और मैं उसे डेट भी करना चाहती हूँ। ये सुनकर योनसो कहता है वे तुम्हें नहीं लगता तुम फिलहाल डेटिंग के लिए छोटी हो? फिर वे का फेस देखकर कहता है ठीक है अपना ख्याल रखना और जब डेट पर हो तब कॉल करना। तो वे आगे से कहती है क्या तुम पागल हो? तो योनसो कहता है जाओ यहाँ से। वे भी खुश होकर उसे बाय कहकर चले जाती है। उसके जाने के बाद योनसो अपना काम करने बैठ जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो जगा हुआ ही होता है। फिर यहाँ टाउन के लोगों को दिखाते हैं जो कि सब अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होते हैं। यह अंकल रोज की तरह अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ योनसो अपनी मॉम की शॉप से सप्लीमेंट्स लेकर भाग जाती है। यहाँ वे रोज की तरह स्कूल जाते हुए चिल्लाते हुए जाती है हट जाओ मेरे रास्ते से। यहाँ टाउन के लोग खेती कर रहे होते हैं। यहाँ योनसो अपनी मॉम के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया होता है। फिर पता चलता है कि वो मफलर है और उस पर योनसो अपने हाथ से स्टिच करता है मेरी प्यारी मॉम और उसको गिफ्ट रैप कर देता है। यहाँ मॉम को दिखाते हैं जो घर के इतने सारे काम करके परेशान होती है। इतने में योनसो आके मॉम को उनका गिफ्ट देता है। तो मॉम कहती है ये क्या है? तो योनसो कहता है वो आज आपका बर्थडे है इसलिए। इस चीज़ से तो मॉम बहुत इमोशनल और खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। मेरी बेटी और पति तो किसी काम के नहीं हैं, उन्हें कभी किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं रहती। जैसे ही मॉम उस गिफ्ट को खोलकर उस पर स्टिच किया हुआ टू माई बिलव्ड मॉम देखती है, ये देखकर तो वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि योनसो को बाहर भेज देती है और पीछे रोने लगती है क्योंकि योनसो ने पहली बार अपनी मॉम को इतना स्पेशल गिफ्ट जो दिया था। यहाँ दिखाते हैं हाइवन को जो योंगवो के कैफे उससे मिलने आती है। योंगवो अपने कस्टमर्स हैंडल करने के बाद हाइवन के पास आके पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तो हाइवन कहती है हाँ और उसके ड्रेसिंग को देखकर कहती है ये तुम पे सूट करता है। फिर पूछती है ये कैफे का नाम? तो आगे से योंगवो बताता है अरे हाँ तुमने जो पीस परफॉर्म करा था ये वही नाम है। तो हाइवन हंसते हुए कहती है इससे तो ऐसा लगता है तुम मुझे काफ़ी टाइम से पसंद करते हो। तो योंगवो कहता है हाँ मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद करता हूँ। अब हाइवन के फेस को देखकर हंसते हुए कहता है क्या मैं पकड़ा गया? तो हाइवन कहती है हाँ। तो योंगवो पूछता है पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें बहुत लॉन्ग टाइम से पसंद करता हूँ? क्योंकि पहले मैं 100% श्योर नहीं था। हाइवन योनसो को याद करते हुए कहती है कि मुझे किसी की आंखें याद आ गई जो मुझे बहुत लॉन्ग टाइम से पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हमें इनका रियूनियन दिखाते हैं जहाँ जंगवू बस अपने काम की बात कर रहा होता है और सब लोग बोर हो रहे होते हैं। इतने में वहाँ योनसल आ जाती है जिसे देखकर तो सब खुश हो जाते हैं। योनसल यहाँ ये भी बता देती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। यह सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं। योनसल बताती है कि तुम्हें नहीं पता मेरा वहाँ कितना बुरा हाल था। जंगवू को पता है, खैर छोड़ो अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक ग्लास वाइन दो। जैसे ही जंगवू उसे वाइन बना के देता है तो वहाँ एक उनकी फ्रेंड कहती है जंगवू से कि लगता है तुम और योनसल दोनों बहुत क्लोज हो। ये सुनकर तो जंगवू उन्हें मना कर रहा होता है और ये सब जंगवू के मजे ले रहे होते हैं कि योनसल सच सच बताओ जंगवू तुम पर यूनियन के दिन लाइन मारा था ना। जंगवू सबको मना कर रहा होता है और योनसल यहाँ कुछ नहीं बोल रही होती। इतने में वहाँ योनसो आ जाता है तो जंगवू सबका ध्यान भटकाता है कि देखो योनसो आ गया। फिर जैसे ही योनसो आके बैठता है तो उनकी फ्रेंड पूछती है उससे कि मुझे बहुत दिनों से जाना था कि आखिर तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। अब ये क्वेश्चन सुनकर तो सब इन दोनों पर चर्चा करने लगते हैं कि कितनी अजीब जोड़ी है। इतने में योनसल कहती है अरे तुमको नहीं पता योनसो ने जंगवू को बचाया था। उस टाइम कुछ लड़कों ने जंगवू को बुली करा और पकड़कर पहाड़ पर ले जाकर बांध दिया और मारने लगे। उसको बीच में रोककर जंगवू पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता? तो योनसल कहती है तुमने खुद ही तो मुझे बताया था। जंगवू पूछता है मैंने कब बताया? तो योनसल कहती है तुमने प्रपोज करते टाइम 100 वाइट रोजेस के साथ जो लेटर रखा था उसमें लिखा था मैं हूँ क्लास का प्रेसिडेंट, हो सकता है कि मैं तुम सबको बहुत ग्रेट लगता हूँ। अब ये सब सुनकर तो जंगवू योनसल को चुप करवा रहा होता है कि अब बस भी कर दो और बाकी सब हंस रहे होते हैं और जंगवू के मजे ले रहे होते हैं और योनसल बस चुपचाप बैठा होता है। फिर सब बाहर आके थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और एक फ्रेंड कहती है हाइवन को भी आना चाहिए था, हमें उसे कॉल करना चाहिए। जंगवू योनसल को देखते हुए जल्दी से हाइवन का टॉपिक चेंज कर देता है कि उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद योनसल बुक स्टोर आ जाता है और हाइवन को मिस कर रहा होता है और इस मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट के शुरुआत में दिखाते हैं कि हाइवन सियोल से वापस टाउन आ जाती है और म्योंग्यू को देखते हुए कहती है आप अभी तक गई नहीं, मुझे लगा आप चली गई होंगी इसलिए मैं आई। ये कहकर हाइवन डायरेक्ट अपने रूम में चले जाती है। म्योंग्यू भी लाइक ये क्या था। उसके बाद म्योंग्यू, हाइवन और उसकी मॉम तीनों खाना खाने बाहर आए होते हैं। मॉम पूछती है इस बार कब सियोल वापस लौटने का इरादा है? हाइवन कहती है सोच रही हूँ 1 हफ्ते बाद चले जाऊँ। मॉम पूछती है ऑडिशन कैसा रहा? हाइवन बताती है मैं किसी में भी पास नहीं हुई। मॉम कहती है इस बार भी? हाइवन कहती है सोच रही हूँ कि म्यूजिक स्कूल के अपने पुराने क्लासमेट को लेकर बच्चों को सिखाना शुरू करूँ। मुझे समझ आ गया बच्चों को सिखाने के अलावा मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं है। ये सुनकर म्योंग्यू कहती है पर तुम्हें सिखाने का काम खुद के लायक नहीं लगता था। हाइवन कहती है मैं जानती हूँ मैं सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर से शुरुआत की है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो
कर रही हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, और सियोल में इतनी दिक्कतों की वजह से शायद मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी, और अब इतनी तकलीफ़ों के बाद मैंने एक नई शुरुआत की है तो शायद मैं अपने काम को दिल से सराहने लगी हूँ। म्योंग्यो कहती है मतलब तुम्हारा म्यूज़िक स्कूल खोलने का इरादा है? तो हाइवन कहती है अभी डिसाइड नहीं करा। फिर हाइवन अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हैं? तो मॉम कहती है हाँ, मैंने वो सियोल वाला घर सेल कर दिया है। हाइवन कहती है चलो अच्छा किया। फिर पूछती है आप वहाँ रहा करती थी? तो मॉम कहती है हाँ, ख्याल रखा और बेच भी दिया। अब इतने में वहाँ जंगवू आ जाता है और हाइवन को यहाँ देखकर बहुत घबरा रहा होता है और पूछता है अरे हाइवन तुम वापस कब आई? हाइवन कहती है अभी अभी। तुम यहाँ खाने आए हो? जंगवू कहता है हाँ, खाने ही आया था, लेकिन यहाँ कोई खाली टेबल नहीं है, जबकि वहाँ बहुत सारी खाली टेबल्स होती हैं। फिर जंगवू हाइवन को कहता है सुनो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और दोनों बहनों के सनग्लासेस नोटिस करके जंगवू उन सबको बाय कहकर चले जाता है। हाइवन को जंगवू का अजीब सा बिहेवियर समझ नहीं आता। फिर जंगवू भारा की योंसे और मिनजियांग दोनों से कहता है अरे अंदर मत जाओ, कोई भी टेबल खाली नहीं है। अब समझ आया कि जंगवू योंसे की वजह से इतना अजीब बिहेव कर रहा था क्योंकि अंदर हाइवन बैठी थी, इसलिए जंगवू उन दोनों को बहाने से वहाँ से ले जाता है और हाइवन को योंसे को किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में म्योंग्यो जाने के लिए निकल ही रही होती है और योंताक उसे लेने आया होता है। म्योंग्यो, हाइवन और उसकी मॉम बस एक दूसरे को बाय कहते हैं। फिर म्योंग्यो कार में बैठने जाती है तो योंताक कहता है बस इतना ही कहना था। फिर कहता है ये फैमिली जरा सी भी चिपकू नहीं है। फिर योंताक म्योंग्यो से पूछता है तुम हमेशा ऐसे ही क्यों गुड बाय कहती हो? तो म्योंग्यो कहती है इसमें क्या गलत है। फिर योंताक उसका लगेज कार में रखकर हाइवन और उसकी मॉम को बाय कहकर कार में आकर बैठ जाता है और पूछता है वापस आने वाली हो क्या? तो म्योंग्यो कहती है नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगी, कभी नहीं। म्योंग्यो लास्ट टाइम हाइवन और अपनी बहन को देखकर वहाँ से चले जाती है और हाइवन फिर योंसेओ के बुक स्टोर की तरफ देखती है। यहाँ जंगवू जब अपने कलीग्स के साथ जा रहा होता है तो वहाँ योंसेल को जाते हुए देख लेता है जो कि अपनी मस्ती में सॉन्ग सुनते हुए ही जा रही होती है। इसलिए जंगवू अपने कलीग्स को आगे भेजकर योंसेल के पास आकर उसे बुलाता है, जिससे वह एकदम से डर जाती है कि तुम कहाँ से आ गए? तो जंगवू कहता है वहाँ से आ गया, और बताओ तुम क्या कर रही हो? तो योंसेल कहती है तुम ही बताओ, भला एक अनएम्प्लॉयड लड़की यहाँ क्या करेगी? और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जंगवू कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं आज हाफ डे लेने वाला हूँ, मैं अभी अपने बॉस को बताने ही वाला था। तो योंसेल कहती है जल्दी से बता दो। फिर जंगवू पूछता है वॉक के बाद क्या करने वाली हो? तो योंसेल कहती है मेरा तो कोई प्लान नहीं है, टाइम ही टाइम है। क्यों, कोई प्लान है क्या? जंगवू कहता है मैं सोच रहा था क्या मूवी देखने का मूड है या फिर पहाड़ों पर हाइकिंग करने का, अगर वो नहीं तो कुछ खाने मार्केट जा सकते हैं। योंसेल कहती है एक खास चीज़ है जो मुझे चाहिए, वो है मिल्क शेक। इस टाउन में मिल्क शेक नहीं मिलता और ये बात मुझे परेशान करती है, तो क्या तुम मेरे साथ आकर मिल्क शेक फ्लेवर आइसक्रीम ट्राई करना पसंद करोगे? जंगवू कहता है हाँ चलो साथ में चलें। ये सुनकर तो योंसेल बहुत खुश हो जाती है कि तुम सच में कूल गाय हो, अब जल्दी जाओ और बॉस से हाफ डे लेकर आओ, तब तक मैं यहीं पर वेट करूंगी। फिर जंगवू जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। यहाँ म्योंग्यो को दिखाते हैं जो योंताक को उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू कहती है। फिर पूछती है तुम रोगे नहीं? तो योंताक हंसते हुए कहता है अब मैंने रोना बंद कर दिया है। फिर पूछता है अच्छा तुम सच में वापस नहीं आने वाली? तो म्योंग्यो कहती है हाँ, कभी वापस नहीं आने वाली। योंताक कहता है कभी कभी मिलने तो आ ही सकती हो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरी याद आए तो मिलने तो आ ही सकती हो ना। लेकिन म्योंग्यो बाहर का नज़ारा देखते हुए कहती है मुझे नहीं आना, कभी नहीं आना। ये सुनकर योंताक सच में सैड हो जाता है। यहाँ जंगवू जैसे ही आता है तो योंसेल कहने लगती है तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुमने मुझे बहुत वेट कराया। जंगवू कहता है वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। फिर जंगवू उसे आइसक्रीम देता है। योंसेल उससे पूछती है कि तुम सियोल की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़कर वापस होम टाउन क्यों आए? तुमने सियोल की ही किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं की? जंगवू बताता है क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं वापस यहाँ टाउन आके सिटी हॉल में काम करूँ। योंसेल कहती है तुम्हारा सपना? इसके आगे जंगवू कहता है काफ़ी छोटा है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी हैप्पीनेस है। योंसेल कहती है सच में? तो जंगवू कहता है हाँ। योंसेल ये सुनकर कहती है मतलब तुम अपने पेरेंट्स के हिसाब से उठना बैठना खाना पीना 9 to 5 जॉब करना सब कुछ अपने पेरेंट्स के हिसाब से करने को खुशी मानते हो? ये सुनकर जंगवू कहता है तुम्हें मेरी लाइफ सफोकेटिंग लग सकती है और साथ में मामूली भी लग सकती है, लेकिन मुझे इस लाइफ से ही हैप्पीनेस मिलती है। लोगों का सपना भले ही एक बहुत आलीशान जिंदगी जीना हो, लेकिन मेरे लिए एक सिंपल लाइफ जीना और हर दिन को अपने अंदाज में जीना, यही मेरा ड्रीम रहा है। एक सिंपल और खुशहाल जिंदगी मुझे खुशी देती है और यही सच है। अब ये सब सुनकर तो योंसेल उसे देखती रह जाती है और कहती है तुमने ये सारी बातें लेटर्स में क्यों नहीं लिखी? ये सुनकर जंगवू कहता है क्या? तो योंसेल कहती है उस लेटर में तुम कुछ ऐसा लिखते ना कि मैं कब और कहाँ खुश रहता हूँ, ना कि किसी ने मुझे मारा। अगर तुम ऐसा कुछ पहले लिखते तो मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करती। ये सुनकर जंगवू कहता है क्या तुम्हें ये सारी बातें कूल लगती है? तो योंसेल मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनको खुशी किस में मिलती है। तो जंगवू कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा हूँ, है ना? ये सुनकर योंसेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि कहती है मुझे भूख लगी है। तो जंगवू कहता है अभी तो तुम खाना खा के आई, फिर आइसक्रीम खा रही हो, आखिर तुम्हारा पेट कितना बड़ा है? पिछली बार तुमने 5 बार खाया था, तो मैं जितना जानने लगा हूँ उतना तुम मुझे पसंद आने लगी हो। उसके बोलने के साथ योंसेल भी कहती है मुझे जंगवू पसंद आने लगा है। ये सुनकर जंगवू हैरान होते हुए कहता है क्या? फिर योंसेल उसके पास आके कहती है तुम मुझे पसंद आने लगे हो, ओहो तुम्हारे गाल फिर लाल हो रहे हैं, ये कहकर जाने लगती है। लेकिन जंगवू उसे एकदम से पकड़ के क्लोज होकर उससे किस कर लेता है। ये देखकर योंसेल शॉक हो जाती है। फिर जंगवू नर्वस होते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, ये कहकर जाने लगता है। फिर योंसेल उसके पीछे आते हुए कहती है क्या इसका मतलब अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ क्या? तो जंगवू कहता है हाँ, पर तुम्हें पता है ना मेरी मॉम मुझ पर शादी करने का प्रेशर डाल रही है, पर तुम तो शादी के लिए
है कुछ सोच ही नहीं रही हो, है ना। लेकिन युनसे तो ज़्यादा खिलाफ नहीं होती शादी करने के। यहाँ हाइवन आके युनसे से पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। युनसे उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और कहता है हाँ कुछ ज़रूरी काम है, आज मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मिरर से देखता है कि हाइवन उसकी कार के पीछे भाग रही है, इसलिए जल्दी से युनसे कार को रोककर बाहर निकलता है और पूछता है क्या हो गया। हाइवन कहती है बस एक बार मुझे तुम्हें हक करना है, सिर्फ एक बार हक करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ क्या। ये सब कहकर जल्दी से युनसे को हक कर लेती है। फिर इन दोनों के साथ में सारे मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। फिर हाइवन युनसे को छोड़ते हुए कहती है कि सॉरी, मैं ऐसा प्रिटेंड करने वाली थी जैसे मैं तुमको जानती नहीं हूँ, सॉरी मुझे जाना चाहिए। लेकिन जब वो जा रही होती है तो युनसे पीछे से कहता है इस बार कितने दिन यहाँ रुकने वाली हो, इस बार जाने से पहले कितने दिन बिताओगी। ये सुनकर तो हाइवन बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हाइवन बताती है कि मुझे लगा मैं आसानी से तुम्हें भूल जाऊंगी। ऑफ कोर्स हमने विंटर में डेट किया, लेकिन तुम्हें कोई खास बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से भूल सकती हूँ। वो बड़ा ही बकवास आइडिया था, तुम्हारी बात अलग है, तुम एकदम सर्दियों में बर्फ़ की तरह छा जाते हो, तुम मुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते। मैं कुछ देर के लिए ये भूल गई थी। यहाँ हाइवन की मॉम पूछती है पाक्यून डॉल से कि क्या तुम वही लेटर वाले हो, तो वो कहता है हाँ वो लेटर्स मैंने ही भेजे थे। हाइवन की मॉम पूछती है मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि तुम वो लेटर्स 7 साल तक मुझे ही क्यों भेजते थे। तो वो कहता है बस ऐसे ही, अगर कुछ अच्छा पढ़ लो तो इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है। यहाँ टाउन के लोगों को दिखाते हैं जो मिलजुल कर अपना काम कर रहे होते हैं और स्प्रिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ युनसे की मॉम युनसे को गिफ्ट किया हुआ मफलर पहनकर शॉपिंग के लिए आती है और वो लेडी से अच्छी तरह बात करने के बाद बताती है कि तुम्हें पता है युनसे ने मेरे लिए ये बनाया है अपनी प्यारी मॉम के लिए। उसके बाद तो इन दोनों लेडीज की हंसी मजाक शुरू हो जाती है। यहाँ कुछ लोग खेती कर रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं हाइवन को जो हैप्पीनेस के बारे में कुछ लिख रही होती है। इतने में वहाँ युनसे आ जाता है तो उसको देखकर जल्दी से हाइवन उसे खुश होकर हक कर लेती है। फिर कहती है मुझे कॉफ़ी पीनी है और जैसे ही युनसे कोट उतारता है तो उसे हक कर लेती है पीछे से और युनसे को इसी तरह कॉफ़ी बनानी पड़ती है और हाइवन उसे छोड़ ही नहीं रही होती। फिर दोनों कॉफ़ी पीते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं। यहाँ वे को दिखाते हैं जो अपने क्रश वे को स्कूल जाते हुए बुलाती है पीछे से। बेचारा ये लड़का वे को देखकर ही डर जाता है। वे उसे बात करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वे तो उसे डरकर आगे जाने लगता है। लेकिन वे भी उसका पीछा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी। यहाँ बोयंग को हाइवन का मैसेज मिलता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है बोयंग। इसका मतलब हाइवन ने बोयंग को दूसरा चांस दे दिया था। यहाँ जब हाइवन बाहर खड़ी होती है तो युनसे उसे बुलाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और इसी प्यारी से स्माइल के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ड्रामा में।